जो कि है यूनिट 5 का। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें जल्द से जल्द, और मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं वो अलीम10, जिससे उनको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अलीम ALEEM10 लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है आपको, ठीक है। जब भी आपको कोर्स बाई करना हो तो ये कोड यूज करके आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सोशल मोमेंट्स एंड प्रोटेस्ट पार्ट 3। सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट पार्ट 3। कल हम लोगों ने हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में पढ़ा था पूरा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रिफॉर्म एमंग मुस्लिम्स। रिलीजियस रिफॉर्म एमंग मुस्लिम, मुसलमानों के बीच धार्मिक सुधार। तो मोहम्मद इकबाल was one of the greatest poet of modern India। मॉडर्न इंडिया के जो है मोहम्मद इकबाल जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं। ये मॉडर्न होगा, ठीक है। मोहम्मद इकबाल जो है मॉडर्न इंडिया के ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, ये याद रखिएगा। सारे जहां से अच्छा, ठीक। सो इन्होंने मुस्लिम रिफॉर्म पे बहुत काम किया है, मॉडर्न इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं। तो ये मुस्लिम रिफॉर्म के लिए इन्होंने बहुत काम किया। मोहम्मद इकबाल आधुनिक भारत के महानतम कवियों में से एक है। एक मोहम्मद इकबाल जो है वो आधुनिक भारत के महानतम कवियों में से एक है। He profoundly influenced the philosophical and religious outlook of the youngster generation of Muslims as well as of Hindus। उन्होंने मुसलमानों और साथ ही हिंदुओं की युवा पीढ़ी के दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। तो इनकी शायरी जो है, इनकी पोएट्री जो है वो, उसकी वजह से बहुत से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एक तरह से ना इनका जो है इन्फ्लुएंस रहा फिलोसफिकल एंड रिलीजियस आउटलुक पे, जो भी मुस्लिम की यंगर जनरेशन है उनके ऊपर, या उसके साथ साथ जो है जो हिंदू की यंगर जनरेशन है उनके ऊपर भी इसका असर रहा है, इनकी पोएट्री का असर। ठीक, जैसे उन्होंने एक शायरी लिखी थी कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ठीक, तो ये क्या है, एक तरह से मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के लोगों को कि अगर अभी नहीं समझोगे, ये उस वक्त के मतलब पोइट हैं जब जो है अर्ली वही युद्ध चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, तब के ये पोएट हैं। तो इन्होंने कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों। तो इस तरह की बहुत सारी पोएट्रीज आप देखेंगे अल्लामा इकबाल की, जो जिसमें वो क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं मुस्लिम और हिंदू जनरेशन को, उनके रिफॉर्म की कोशिश करते हैं। उन्होंने मुसलमानों और साथ ही हिंदुओं की युवा पीढ़ी के दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। तो
जो भी धार्मिक दृष्टिकोण है, चाहे हिंदू के धार्मिक दृष्टिकोण हो या मुसलमानों के धार्मिक दृष्टिकोण हो, उनको प्रभावित करने की उन्होंने बहुत ही कोशिश की। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन। ठीक, ये भी बहुत फेमस मोमेंट है मुस्लिम रिफॉर्म के लिए। ठीक, मुस्लिम रिफॉर्म के लिए, खासतौर से मॉडर्न एजुकेशन के लिए जो है बहुत फेमस माना जाता है अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन, जिसके वजह से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज पाई जाती है। ठीक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर among the Muslim was सैयद अहमद खान। ठीक, तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर माने जाते हैं मुस्लिम्स के। कौन थे? सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की को फाउंड किया। ठीक है, मतलब ये फाउंडर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। इनको अंग्रेजों ने, यानी कि इंग्लिश गवर्नमेंट ने इनको एक टाइटल दिया था, सर का खिताब दिया था, सर का टाइटल दिया था। ठीक, सर सैयद अहमद खान के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक, सर सैयद अहमद खान के नाम से ये तो अलीगढ़ आंदोलन, मुसलमानों में सबसे महत्वपूर्ण सुधारक जो है वो सैयद अहमद खान है, जिनको अंग्रेजी हुकूमत ने सर का खिताब दिया था, तो सर सैयद अहमद खान के नाम से जाने जाते हैं ये। 17 अक्टूबर की को इनकी पैदाइश हुई थी और 1898 में इनकी डेथ हुई। ठीक, और इनके जो जन्मदिन है उनको सर सैयद डे के नाम से मनाया जाता है। In his view, any interpretation of the Quran that conflicted with human reason, science or nature was in reality a misinterpretation. तो ये कुरान को और साइंस को जोड़कर साथ लेकर चलते हैं और ये कहते हैं कि कुरान का अगर इस तरह से इंटरप्रिटेशन हो रहा है, कुरान को समझने की इस तरह से कोशिश की जा रही है जिसमें ह्यूमन रीजन, साइंस और नेचर के प्रति जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। मतलब अगर आप इसके खिलाफ जा रहे हैं, कुरान को इसके खिलाफ ले जा रहे हैं कि कुरान जो है रीजन करने के लिए नहीं कहता, कुरान जो है साइंस को मना करता है या नेचर को मना करता है, तो ये सारी चीजें इनके व्यूज में ये है कि ये मिस इंटरप्रिटेशन है। ठीक, कुरान का मिस इंटरप्रिटेशन है, इसीलिए इन्होंने खुद कुरान का जो है इंटरप्रिटेशन किया था साइंटिफिक तरीके से। ठीक, साइंटिफिक तरीके से इन्होंने खुद ही कुरान का इंटरप्रिटेशन किया था और ये कहते हैं कि अगर किसी ने भी इंटरप्रिटेशन किया है कुरान का इस तरीके से कि वो इंटरप्रिटेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है किसके साथ? ह्यूमन रीजन के साथ, ह्यूमन साइंस के साथ या ह्यूमन नेचर के साथ, तो ये जो है एक्चुअली क्या है, वो मिस इंटरप्रिटेशन है। मतलब वो कहते हैं कि जो कुरान है वो रीजन को मानता है, साइंस को मानता है और नेचर को मानता है। ठीक, उनके विचार में कुरान की कोई भी व्याख्या जो मानवीय तर्क, विज्ञान या प्रकृति के साथ संघर्ष करती है, वास्तव में एक गलत व्याख्या है। तो वो ये कहते हैं कि अगर कुरान की आप व्याख्या करते हैं और इस हिसाब से करते हैं कि वो व्याख्या जो है वो मानवीय तर्क, मानवीय विज्ञान या मानवीय प्रकृति के खिलाफ जा रहा है, उसके साथ संघर्ष करने लग रहा है, तो वो व्याख्या गलत है। मतलब सिंपल बात ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान कभी भी मानवीय तर्क के खिलाफ नहीं जाता है, मानवीय विज्ञान के खिलाफ नहीं जाता है या प्रकृति के खिलाफ नहीं जाता है। तो अगर आप इस तरह से उसकी व्याख्या कर रहे हैं तो कि वो इसके खिलाफ जा रहा है, तो ये वास्तव में गलत व्याख्या है और इन्होंने खुद ही कुरान की व्याख्या की है विज्ञान के पर्सपेक्टिव में, इन साइंस के पर्सपेक्टिव में, विज्ञान को साथ लेकर ही इन्होंने कुरान की व्याख्या की। All his life he struggled against blind obedience to tradition. अपनी पूरी लाइफ में ही इन्होंने जो ट्रेडिशन की ब्लाइंड मतलब अंधभक्ति थी, उसको जो है उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक, अपनी पूरी लाइफ में जो है इन्होंने जो भी ऐसे ट्रेडिशन थे जो अंधभक्ति के बेस पे थे, अंधविश्वास के बेस पे थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। डिपेंड्स ऑन कस्टम, इग्नोरेंस एंड इरेशनलिज्म। जो क्या था? कस्टम पे डिपेंड था,
जो इग्नोरेंस, जाहिलियत पे डिपेंड था, यानी कि अज्ञानकारिता पे डिपेंड था, या इरेशनलिटी पे, जो रेशनल तर्क को के खिलाफ था, इन सब के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी है। वे जीवन भर परंपरा के प्रति अंध आज्ञाकारिता, रीति रिवाजों पर निर्भरता, अज्ञानता और तर्कहीनता के खिलाफ संघर्ष करते रहे। ठीक, तो वो अपने जीवन भर किसके खिलाफ संघर्ष करते रहे? जो परंपरा थी, ऐसी परंपरा जो अंध आज्ञाकारिता के बेस पे थी, रीति रिवाज पे जो बेस पे थी, या निर्भरता, अज्ञानता और तर्कहीनता के खिलाफ थी। तो ऐसी चीजों के लिए उन्होंने पूरी अपना जीवन निछावर किया था और अपने जीवन भर इन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष किया। ठीक, Sayyid Ahmad Khan believed that religious and social life of Muslim could be improved only by imbibing modern education, modern Western scientific knowledge and culture. ठीक, तो ये कहते हैं कि ह्यूमन का जो कंडीशन है, ह्यूमन का जो स्टेटस है, या ह्यूमन का जो सोशल लाइफ है, मुस्लिम का जो स्टेटस है या मुस्लिम का जो सोशल लाइफ है, उसको अगर इम्प्रूव करना है तो मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज या कल्चर को जो है अपनाना पड़ेगा, यानी कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन और मॉडर्न कल्चर को अपनाना पड़ेगा मुस्लिमों को, तब वो जो है अपनी लाइफ में को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सैयद अहमद खान का मानना था। सैयद अहमद खान का मानना था कि आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति को आत्मसात करके ही मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में सुधार किया जा सकता है। तो वो मुसलमानों के जीवन में सुधार करने के लिए क्या कहते हैं कि मुसलमानों को आधुनिक ज्ञान हासिल करना चाहिए और आधुनिक संस्कृति को अपनाना चाहिए। ठीक, आधुनिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक संस्कृति को अपनाना चाहिए, तभी मुसलमान जो है अपने आप को मतलब खुद को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद को विकसित कर सकते हैं, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है कि मुस्लिम जो है वो खुद को विकसित कर पाएंगे। ठीक, Therefore, promoting of modern education remained his priority throughout his life. तो मॉडर्न एजुकेशन को ही फैलाना, मॉडर्न एजुकेशन का ही प्रचार प्रसार करना इनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा रहा, और मॉडर्न एजुकेशन के लिए ही इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज खोला था, जो आज के ज़माने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। ठीक, तो मॉडर्न एजुकेशन के लिए ये लंदन भी गए, वहाँ पे स्टडी किया, कैम्ब्रिज के सिस्टम को पूरा स्टडी किया और उसको फिर लाके इंडिया में अप्लाई किया कि किस तरह से हम मॉडर्न एजुकेशन को मुस्लिम जनरेशन तक या इवन हिंदू जनरेशन तक पहुंचाया जा सके या अदर रिलीजन तक पहुंचाया जा सके। ठीक, तो ये ज़्यादातर फोकस करते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लोग बढ़ें, उसी का प्रचार प्रसार ज़्यादातर ये करते हैं। ठीक, इसलिए आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार जीवन भर उनकी प्राथमिकता रही। तो आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना उनके जीवन की सबसे प्राथमिक हिस्सा रहा, क्योंकि ये खुद मॉडर्न एजुकेशन इन्होंने हासिल की थी, और उस वक्त के ये जो है पहले मुरादाबाद में जज के तौर पे थे, फिर बाद में अलीगढ़ में ट्रांसफर हुआ था इनका जज के तौर पे। उस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये जज के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक, तो मॉडर्न एजुकेशन इन्होंने खुद हासिल की थी, और ये मॉडर्न एजुकेशन को ही प्रायोरिटी दे रहे थे अपनी पूरी लाइफ में, और इसी के बेस पे उन्होंने कॉलेज खोला था मॉडर्न एजुकेशन इंडिया को फैलाने के, इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन फैलाने के लिए। ठीक, इसीलिए जो है गांधी जी ने इनके बारे में एक बात कही थी, महात्मा गांधी ने इनके बारे में एक बात कही थी कि ही इज अ प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन। प्रॉफिट नाम सुना होगा आपने, प्रॉफिट कहते हैं मैसेंजर को, जो मुस्लिम में प्रॉफिट होते हैं उनको मैसेंजर के तौर पे, जो गॉड से मैसेज लाकर लोगों तक पहुंचाते हैं, उन्हीं को प्रॉफिट कहा जाता है। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि ही इज द प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन। ठीक, वो एजुकेशन के दूत हैं। ठीक, वो शिक्षा के दूत हैं, ये गांधी जी ने कहा था। ठीक, In 1875, he founded at Aligarh the Mohammedan Oriental College, as a center for spreading Western education, Western science and culture. ठीक, तो वेस्टर्न साइंस एंड कल्चर को जो है प्रमोट करने के लिए, उसको फैलाने के लिए
इन्होंने क्या किया था, एक कॉलेज की स्थापना की थी, एक कॉलेज को फाउंड किया था जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये कब खोला था इन्होंने, 1875। ठीक, इन 1875 he founded at Aligarh the Mohammedan Anglo Oriental College as a center for spreading western science and culture। ठीक, एक सेंटर के तौर पे इन्होंने माना था इसको कि ये जो है स्प्रेड करेगा वेस्टर्न साइंस और कल्चर। 1875 में उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और संस्कृति के प्रसार के लिए, तो 1875 में इन्होंने पश्चिमी विज्ञान और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ही एक मतलब वेस्टर्न पश्चिमी विज्ञान और पश्चिमी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने एक केंद्र के रूप में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की। ठीक, तो इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में। किस लिए की थी, पश्चिमी विज्ञान और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। लेटर दिस कॉलेज ग्रीव इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बाद में ये कॉलेज जो है जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना 1920 में। ठीक, 1920 में ये जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। बाद में ये कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विकसित हो गया। ठीक, तो इन्होंने पहले ये कॉलेज खोला था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, बाद में ये जाकर यूनिवर्सिटी बना। ठीक, अभी आप देखते ही हैं कि एक अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ठीक, सैयद अहमद रिफॉर्मिस्ट जील आल्सो इम्ब्रेस द सोशल स्फीयर। ठीक, तो इनका जो रिफॉर्मिस्ट आइडिया था ये जो है सोशल स्फीयर को इम्प्रेस करता है। ठीक, ही अर्ज मुस्लिम टू गिव अप मेडिवल कस्टम एंड वेज ऑफ थॉट एंड बिहेवियर। ये कहते हैं जो मेडिवल कस्टम है या वेज ऑफ थॉट है या सोचने की जो तरीके हैं उन सबको, या जो बिहेवियर है मेडिवल बिहेवियर है उन सबको छोड़ के मॉडर्न बिहेवियर, मॉडर्न थॉट्स या मॉडर्न कस्टम को अपनाना चाहिए। सैयद अहमद के सुधारवादी उत्साह ने सामाजिक क्षेत्र को भी गले लगा लिया था। ठीक, तो उनकी जो सुधारवादी उत्साह थी वो सामाजिक क्षेत्र को भी गले लगाती है और ये कहती है कि मुसलमानों को मध्ययुगीन रीति रिवाजों और विचार और व्यवहार के तरीकों को छोड़ने का आग्रह किया था उन्होंने। ठीक, कि जो मध्ययुगीन रीति रिवाज हैं या विचार हैं या सोचने के तरीके हैं इन सबको छोड़ दिया जाए और आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहिए। मुसलमानों को जो है अगर अपने आप को विकसित करना है तो आधुनिक तरीके जो है उनको अपनाना चाहिए। ठीक, तो ये सैयद अहमद यानी कि सर सैयद अहमद खान का ये जील था, ये उनका मिशन था। ठीक, इन पार्टिकुलर ही रोट इन फेवर ऑफ रेजिंग विमेन्स स्टेटस इन सोसाइटी। ये जो है इन्होंने बहुत सी राइटिंग लिखी जो फेवर करती है विमेन के स्टेटस को सोसाइटी में बढ़ाने के लिए। ठीक, रेजिंग विमेन्स स्टेटस इन सोसाइटी, सोसाइटी में विमेन को के स्टेटस को बढ़ाने के लिए ये फेवर करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। एंड एडवोकेटेड द रिमूवल ऑफ पर्दा एंड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एमंग विमेन। ये जो है पर्दा के रिमूवल के लिए काम करते हैं और एजुकेशन एमंग विमेन को ये प्रमोट करते हैं। ठीक, एजुकेशन एमंग विमेन को ये प्रमोट करते हैं। तो आप देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक विमेन्स कॉलेज भी बना हुआ है। ठीक, विशेष रूप से उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने के पक्ष में ही लिखा है। तो उन्होंने जो भी लिखा है वो समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए ही लिखा है और पर्दा हटाने और महिलाओं में शिक्षा के प्रसार की वकालत की है। पर्दा हटाने का यहाँ मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से पर्दा हटाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि महिलाओं को जो है पर्दे में ना रखा जाए बल्कि उनको बाहर निकल कर आधुनिक एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा हासिल करने के लिए छूट दी जानी चाहिए। ठीक, तो महिलाओं के शिक्षा के लिए इन्होंने प्रचार प्रसार किया है और उसकी वकालत की है। ठीक, तो विशेष रूप से उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने के पक्ष में लिखा है और पर्दा हटाने और महिलाओं में शिक्षा के प्रसार की वकालत की। He also condemned the custom of polygamy and easy divorce। इन्होंने जो है पॉलीगैमी यानी कि मोर देन वन पार्टनर, मैरिज में मोर देन वन पार्टनर को ये जो है
कंडेम करते हैं, और इजी डिवोर्स को यानी कि आसानी से जो तलाक होते हैं उनको जो है ये कंडेम करते हैं। उन्होंने बहु विवाह और आसान तलाक के रीति रिवाजों की भी निंदा की है। ही अपोज कम्युनल फ्रिक्शन, ये कम्युनल फ्रिक्शन को अपोज करते हैं। ठीक, कम्युनल फ्रिक्शन यानी कि सांप्रदायिकता जो है उसका विरोध करते हैं ये। ठीक, उन्होंने सांप्रदायिक वैमनस्य का विरोध करते हैं। उन्होंने बहुविवाह और आसान तलाक के रीति रिवाजों की भी निंदा की है। तो बहुविवाह और आसान तलाकों के रीति रिवाज की भी निंदा की है। उन्होंने सांप्रदायिक वैमनस्य का विरोध किया है। ठीक, अपीलिंग टू हिंदूज एंड मुस्लिम टू यूनाइट, ये जो है हिंदू और मुस्लिम से अपील करते हैं कि इनको यूनाइट होकर रहना चाहिए। ठीक, अपीलिंग टू हिंदू एंड मुस्लिम टू यूनाइट, ही सेड इन 1883 में इन्होंने कहा था, नाउ बोथ ऑफ अस लिव ऑन द एयर ऑफ इंडिया। बोथ ऑफ अस मतलब हिंदू एंड मुस्लिम, वो खुद एक मुस्लिम थे, तो ये कहते हैं कि नाउ बोथ ऑफ अस यानी कि हिंदू एंड मुस्लिम, बोथ ऑफ अस लिव ऑन द एयर ऑफ इंडिया, मतलब हम हिंदुस्तान की हवा में ही सांस लेते हैं। ड्रिंक द होली वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना, और हम गंगा और यमुना के होली वाटर को पीते हैं। ठीक, वी बोथ फीड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द इंडियन सॉइल, और हम दोनों जो है एक ही जमीन की यानी कि इंडियन सॉइल की ही जो प्रोडक्ट हैं उसी को खाते हैं। तो फिर हम लोगों में डिफरेंस क्या है, इसीलिए हमको यूनाइट होना चाहिए। ठीक, उन्होंने 1883 में हिंदुओं और मुसलमानों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा। तो हिंदू और मुसलमानों से एकजुट होने की अपील करते वक्त उन्होंने 1883 में क्या कहा था, अब हम दोनों भारत की हवा में रहते हैं, मतलब भारत की हवा से ही सांस लेते हैं हम, गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों भारतीय मिट्टी के उत्पादों पर भोजन करते हैं। ठीक, तो हम दोनों एक ही पानी पी रहे हैं यानी कि गंगा यमुना का पवित्र पानी पी रहे हैं। ठीक, और हम दोनों एक ही हवा में सांस ले रहे हैं यानी कि भारत की हवा में, और हम दोनों भारत की मिट्टी से ही जो भी उत्पाद होते हैं उसी से भोजन करते हैं। फिर हम लोगों में कहाँ पे मतलब अलगाव है, और अलगाव नहीं होना चाहिए, हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। ठीक, और इन्होंने एक बात और कही थी इसके साथ साथ, जो बहुत फेमस है, एक कोटेशन और है कि इन्होंने कहा था, हिंदूज एंड मुस्लिम आर द टू आईज ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्राइड। ठीक, तो हिंदुस्तान को उन्होंने एक खूबसूरत दुल्हन माना था, और ये कहा था हिंदू और मुस्लिम जो है इसकी दो आंखें। ठीक, और ये कहा कि अगर किसी एक आंख में भी प्रॉब्लम होती है तो वो दुल्हन फिर खूबसूरत नहीं रह जाएगी, वो दुल्हन फिर ब्यूटीफुल नहीं रह जाएगी। इसीलिए ये कहते हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम आर द ब्यूटीफुल आईज ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड। ठीक, तो एक खूबसूरत दुल्हन की मतलब हिंदुस्तान को एक दुल्हन माना, और कहा कि उसकी दो आंखें कौन सी हैं, हिंदू और मुस्लिम है, और दोनों में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा, वो दुल्हन फिर खूबसूरत नहीं रह जाएगी। ये भी यूनिटी का एक इनका स्लोगन था, यूनाइट करने के लिए। तो ये मोस्टली ज्यादातर फोकस करते हैं यूनाइट करने के लिए हिंदूज एंड मुस्लिम को। इसीलिए जो इनका कॉलेज था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, उसकी जो फर्स्ट ग्रेजुएट थी वो थी ईश्वरी प्रसाद। ठीक, रिलीजियस रिफॉर्म एमंग पारसीज, पारसीज में रिलीजियस रिफॉर्म कौन कौन से हुए थे, पारसियों में धार्मिक सुधार कौन कौन से हुए थे, यानी कि पारसी धर्म जो है उसमें धार्मिक सुधार कौन कौन से हुए थे। द प्रोमिनेंट फिगर एमंग पारसीज इंक्लूड नैरोजी फरदोंजी, दादा भाई नैरोजी, एस बंगाली एटसेट्रा। ठीक, तो ये जो है प्रोमिनेंट फिगर हैं पारसीज के, नैरोजी, परडोंजी और दादा भाई नारोजी और एस बंगाली, ये जो है प्रोमिनेंट फिगर माने जाते हैं पारसी। पारसियों की प्रमुख शख्सियत में नैरोजी, परदोंजी, दादा भाई नैरोजी, एस बंगाली आदि शामिल। तो ये प्रोमिनेंट फिगर यानी कि प्रमुख हस्तियां मानी जाती हैं किसकी, पारसी की।
तो ये पारसी का मूवमेंट है, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट है। रहनुमाई मजदयासन सभा, रहनुमाई मजदयासन सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन कह सकते हैं। ठीक, रहनुमाई मजदयासन सभा या धार्मिक सुधार संघ या धार्मिक सुधार संघ। इन 1851 में द रहनुमाई मजदयासन सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन वाज स्टार्टेड बाय नौरोजी परदोनची। ठीक, तो 1851 में रहनुमाई मजदयासन सभा बनाएगी। ये क्या था, एक रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन था। किसके जरिए बनाया गया था, नौरोजी परदोन बनाया गया, नौरोजी परदोनजी के जरिए बनाया गया था। और दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली और अदर, इन सब के जरिए ये आंदोलन बनाया गया था। ठीक, तो इन 1851 द रहनुमाई मजदयासन सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन वाज स्टार्टेड बाय नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली एंड अदर। इन सब के जरिए जो है ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बनाया गया था। 1851 में रहनुमाई मजदयासन सभा या धार्मिक सुधार संघ की शुरुआत नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली और अन्य लोगों द्वारा की गई थी। तो रहनुमाई मजदयासन सभा या धार्मिक सुधार संघ किसने बनाया था, दादा भाई नौरोजी या नौरोजी फरदोनजी, ठीक, या एस बंगाली द्वारा बनाया गया था। तो ये चीज याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। रिलीजियस रिफॉर्म एमंग द सिख, सिख में रिलीजियस रिफॉर्म कौन कौन से हुए थे, सिखों में धार्मिक सुधार कौन कौन से हुए थे वो देखते हैं हम लोग। रिलीजियस रिफॉर्म एमंग द सिख्स स्टार्टेड एट द एंड ऑफ द 19th century when the खालसा कॉलेज was started at अमृतसर। तो रिलीजियस रिफॉर्म सिख में जो है कब से शुरू हुआ था, 19th सेंचुरी से शुरू हुआ था, जब खालसा कॉलेज बनाया गया था। कहाँ पे है खालसा कॉलेज, अमृतसर में। ठीक, खालसा कॉलेज जब अमृतसर में बनाया गया था, वहीं से जो है सिखों में जो है रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ था, और ये 19th सेंचुरी की बात है। 19वीं शताब्दी के अंत में सिखों के बीच धार्मिक सुधार शुरू हुए जब अमृतसर में खालसा कॉलेज शुरू किया गया था। तो जब अमृतसर में खालसा कॉलेज बनाया गया, तब से जो है सिखों में जो है धार्मिक सुधार शुरू हुआ था। ठीक, 19वीं शताब्दी में जब खालसा कॉलेज बनाया गया था अमृतसर में, तभी से जो है धार्मिक सुधार शुरू हुआ सिखों में। ठीक, बट द इफर्ट गेन मोमेंटम आफ्टर 1920। लेकिन जो है ये इफर्ट यानी कि रिफॉर्म के लिए जो इफर्ट था, उसको स्पीड कब मिला, स्पीड कब मिला उनको, उसको मतलब कि ज्यादा तेजी से रिफॉर्म कब होने लगा, 1920 में। व्हेन द अकाली मूवमेंट अरोज इन पंजाब, जब अकाली मूवमेंट जो है पंजाब में हुआ था, तब से इस मतलब सिख रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था। ठीक, अकाली मूवमेंट जब पंजाब में शुरू हुआ 1920 में, उसके बाद से ही इस रिफॉर्म मूवमेंट को मोमेंटम मिला था। लेकिन प्रयासों को गति कब मिली थी, 1920 के बाद मिली थी। जो प्रयास थे मतलब सिखों को सुधारने के लिए, वो प्रयास को गति कब मिली थी, 1920 में मिली थी, जब पंजाब में अकाली आंदोलन का उदय हुआ था। जब अकाली आंदोलन का उदय हुआ, उस वक्त जो है इसको सबसे ज्यादा गति मिली सिख सुधार, सिख धर्म सुधार के लिए। ठीक, अकाली मूवमेंट पंजाब में कब हुआ था, अकाली आंदोलन पंजाब, द मेन ऑफ द अकाली वाज टू मेन ऑफ द मेन एम ऑफ द अकाली, यानी कि जो अकाली आंदोलन के जो मेंबर थे, उनका मेन एम क्या था, वाज टू प्यूरिफाई द मैनेजमेंट ऑफ द गुरुद्वारा और सिख श्राइन्स। तो प्यूरिफाई करना, जो भी मैनेजमेंट है गुरुद्वारा के या सिख श्राइन्स के, उन सबको जो है प्यूरिफाई करने का मोमेंट चलाया गया था, अकाली मोमेंट। अकालियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, गुरुद्वारों या सिख तीर्थों के, गुरुद्वारा या जो सिख तीर्थ हैं उसके प्रबंधन को शुद्ध करना था। ठीक, प्रबंधन उस वक्त तक सही नहीं चल रहे थे। ठीक, उस प्रबंधन को शुद्ध करना था। अब ये प्रबंधन क्या नहीं सही चल रहे थे, देखते हैं आगे।
These gurudwaras has been heavily endowed with land and money by devout Sikhs. ठीक, इन गुरुद्वारों को धर्मनिष्ठ सिखों द्वारा भूमि और धन से भरपूर रूप से संपन्न किया गया था। मतलब जो भी सिख लोग थे वो बहुत ज्यादा मतलब लैंड और जो है मनी उसको दे रहे थे। ठीक, गुरुद्वारा को गुरुद्वारा के डेवलपमेंट के लिए ये लैंड और मनी बहुत ज्यादा लोग दे रहे थे। सिख में जो भी लोग थे वो बहुत ज्यादा डिवोट कर रहे थे अपनी लैंड और मनी को गुरुद्वारा के लिए। इन गुरुद्वारों को धर्मनिष्ठ सिखों द्वारा भूमि और धन से भरपूर रूप से संपन्न किया गया था। ठीक, भूमि और धन से भरपूर रूप से संपन्न किया गया था। The Sikh masses, led by the Akalis, started a powerful satyagraha against the Mahanta and the government which aided them. तो ये किसके खिलाफ आंदोलन था? गवर्नमेंट के खिलाफ जिन्होंने इसको एड किया था, और महंत लोग जो थे मतलब जो गुरुद्वारा के जो महंत थे उनके खिलाफ ये एक तरह का सत्याग्रह था। द सिख मासेस लीड बाय द अकालीज स्टार्टेड अ पावरफुल सत्याग्रह। तो सिख मासेस जिनको लीड कौन से किया था? अकालीज ने लीड किया था, यानी कि अकाली मूवमेंट के जो मेंबर थे उन्होंने लीड किया। उन्होंने एक सत्याग्रह किया, पावरफुल सत्याग्रह किया। किसके खिलाफ? जो गुरुद्वारा के महंत थे या जिनको जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जिन्होंने इसको एड किया था, जिन्होंने इसको एड प्रोवाइड किया था। अकालियों के नेतृत्व में सिख जनता ने महंतों और उनकी सहायता करने वाली सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक, तो 1921 में इन्होंने क्या किया था? अकालियों के नेतृत्व में सिख जनता ने महंतों और उनकी सहायता करने वाले, यानी कि महंत कौन? जो गुरुद्वारा के जो महंत थे उनके खिलाफ जो है इन्होंने आंदोलन शुरू किया, एक सत्याग्रह, शक्तिशाली सत्याग्रह शुरू की। और उनके खिलाफ, उन सरकारों के खिलाफ जिन सरकारों ने जो है इनको बढ़ावा दिया था, जिन सरकारों ने इनको सपोर्ट किया था, ठीक, जिन्होंने इनकी सहायता की थी, ठीक, उनके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक समाज। सिविल सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड एज द थर्ड सेक्टर ऑफ सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी को जो है थर्ड सेक्टर ऑफ सोसाइटी के तौर पे मान सकते हैं, डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड बिजनेस एंड इंक्लूडिंग द फैमिली एंड द प्राइवेट स्फीयर। ठीक, तो ये किससे अलग होते हैं? गवर्नमेंट और बिजनेस से अलग होते हैं। और इसमें क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूडिंग द फैमिली, फैमिली इंक्लूड होती है, और प्राइवेट स्फीयर जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक, सिविल सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड एज द थर्ड सेक्टर। सिविल सोसाइटी को थर्ड सेक्टर के तौर पे आप समझ सकते हैं ऑफ सोसाइटी, डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड बिजनेस, जो किससे अलग है? गवर्नमेंट और बिजनेस से अलग है। एंड इंक्लूडिंग द फैमिली एंड प्राइवेट स्फीयर, और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? फैमिली और प्राइवेट स्फीयर इसमें इंक्लूड है। नागरिक समाज को समाज के तीसरे क्षेत्र के रूप में समझा जा सकता है। तो नागरिक समाज को आप जो है समाज के तीसरे क्षेत्र के रूप में समझ सकते हैं, जो सरकार और व्यवसाय से अलग है। जो क्या है? सरकार और व्यवसाय से अलग होते हैं, और इसमें परिवार और निजी क्षेत्र शामिल होते हैं। और इसमें जो है क्या है? परिवार और निजी क्षेत्र शामिल होते हैं। तो ये आपको आप इसको जो है नागरिक समाज को तीसरे क्षेत्र के तौर पे समझ सकते हैं, जो सरकार और व्यवसाय के खिलाफ होता है, और ये जो है क्या है? परिवार और निजी क्षेत्र में ही शामिल होते हैं, परिवार और निजी क्षेत्र में ही शामिल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी के एग्जाम्पल क्या है? सीएसओस इंक्लूडिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो सीएसओस हैं या जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आ जाते हैं इसमें। प्रोफेशनल एसोसिएशन आ जाते हैं इसमें। फाउंडेशन आ जाते हैं इसमें। इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाते हैं इसमें। जो भी इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं इंडिया में भी, आप देखेंगे वो इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाते हैं, वो भी सिविल सोसाइटी में आ जाती हैं। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं इसमें। ठीक, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इसमें आ जाते हैं। फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं इसमें। फेथ के बेस पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं वो भी, उनको भी सिविल सोसाइटी कहा जा सकता है। पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन इसमें आ जाती हैं। ठीक, लोगों द्वारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं वो भी सिविल सोसाइटी में आ सकती हैं। सोशल मूवमेंट जो है वो भी सिविल सोसाइटी का पार्ट हो सकते हैं।
एंड लेबर यूनियन, और लेबर यूनियन जो है वो भी क्या है, सिविल सोसाइटी का पार्ट हो सकता है। तो क्या क्या शामिल है, सीएसओ शामिल हैं जिसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, जैसे कि प्रोफेशनल एसोसिएशन, फाउंडेशन, इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मूवमेंट एंड लेबर यूनियन। ठीक, तो ये सारी चीजें शामिल हैं सिविल सोसाइटी में, नागरिक सेवाओं, नागरिक समाज में। ठीक, नागरिक समाज का उदाहरण क्या है, सीएसओ में गैर सरकारी संगठन, तो सीएसओ में गैर सरकारी संगठन जिसको हम लोग एनजीओ के नाम से भी जानते हैं, पेशेवर संघ, फाउंडेशन, स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान। ठीक, तो जो अनुसंधान संस्थान है जो स्वतंत्र होते हैं, या पेशेवर संघ है, फाउंडेशन वगैरह है, समुदाय आधारित संगठन है, या विश्वास आधारित संगठन है, या लोगों के संगठन है, सामाजिक आंदोलन है, या श्रमिक संघ है, ये सब जो है नागरिक समाज का हिस्सा होते हैं और नागरिक समाज का उदाहरण है। ठीक, नागरिक समाज का हिस्सा होते हैं और नागरिक समाज का उदाहरण है सीएसओ या गैर सरकारी संगठन जिसको हम लोग एनजीओ कहते हैं, पेशेवर संघ है, फाउंडेशन है, स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान है, समुदाय आधारित संगठन है, ये सारी चीजें जो है किसमें आ जाती हैं, नागरिक समाज का उदाहरण होती है, जो बिजनेस और गवर्नमेंट की नहीं होती है। जैसे एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम ही है इसका। ठीक, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। The term civil society can be traced back to the work of classical Greek and Roman philosophers like Aristotle and uh, सिकेरो। ठीक, अरिस्टोटल और सिकेरो, इनसे जो है लिया जा सकता है, ये फिलोसफर थे, रोमन फिलोसफर थे। ठीक, उनके जरिए जो है ये टर्म लिया गया है, सिविल सोसाइटी का टर्म आप वहां से समझ सकते हैं। द टर्म सिविल सोसाइटी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वर्क ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन फिलोसफर लाइक अरिस्टोटल एंड सिकेरो। ठीक, नागरिक समाज शब्द को अरस्तु और सिसरो जैसे, तो सिसरो भी कह सकते हैं इसको, सिसरो जैसे शास्त्रीय यूनानी और रोमन दार्शनिक के कार्यों में खोजा जा सकता है। तो उन नागरिक समाज का जो शब्द है, उस शब्द को जो है अरस्तु और सिसरो जैसी शास्त्रीय यूनानी और रोमन दार्शनिक के कार्यों में खोजा जा सकता है। मतलब उन्होंने इसकी बात की है, नागरिक समाज की बात इन्होंने की है, अरस्तु और सिसरो ने। ठीक, अरिस्टोटल और सिसरो ने जो है नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी की बात की है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, एक नागरिक समाज के लक्षण क्या होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या चीजें आती हैं, ये नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, यानी कि इसमें स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक, इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन, ये नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन होते हैं। इसमें गैर राज्य संस्थान शामिल है, यानी कि राज्य के कोई भी संस्थान इसमें शामिल नहीं होते हैं, गैर राज्य संस्थान शामिल होते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी संस्थान इसमें शामिल नहीं होता है। नागरिक समाज में कभी भी गवर्नमेंट का कोई संस्थान शामिल नहीं होता है, बल्कि ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट संस्थान होता है, ये स्वतंत्र संस्थान होता है जो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ द प्लेथोरा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक, आउटसाइड फैमिली, स्टेट एंड मार्केट, इसमें परिवार, राज्य और बाजार के बाहर बहुत सारे संगठन और संस्थान शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन से चीजें शामिल होती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हमारी फैमिली के बाहर होते हैं, स्टेट से बाहर होते हैं और मार्केट से बाहर होते हैं, वो सारे संस्थान जो है इसमें आ जाते हैं, किसमें, सिविल सोसाइटी में। इसमें परिवार, राज्य और बाजार के बाहर बहुत सारे संगठन और संस्थान शामिल होते हैं। ठीक, तो इसमें परिवार, राज्य और बाजार, इन तीनों के बाहर बहुत सारे संगठन शामिल होते हैं जिसको हम लोग नागरिक समाज कह सकते हैं। ठीक, इट इज एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी होती है। तो सिविल सोसाइटी जो है वो क्या है, इनऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सोसाइटी नहीं होती बल्कि ऑर्गेनाइज सोसाइटी। ठीक, सिविल सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज सोसाइटी होती है, ये एक संगठित समाज होता है, असंगठित समाज नहीं बल्कि
संगठित समाज होता है। इट इज वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री होता है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई एनजीओ है, एनजीओ अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, नहीं ज्वाइन करना चाह रहा है नहीं कर सकता है। या कुछ वेलफेयर एक्शन के कुछ काम हो रहे हैं, उसमें अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो कर सकता है, और नहीं ज्वाइन करना चाह रहा है तो नहीं कर सकता है, नहीं करना है उसको, ठीक। तो सिविल सोसाइटी क्या है, ये वॉलंटरी होता है, किसी को फोर्स नहीं किया जाता है इसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक। ये स्वैच्छिक होता है, ठीक। स्वैच्छिक मतलब किसी को फोर्स नहीं किया जाता है, सब अपनी इच्छा से ही इसमें ज्वाइन होते हैं, अपनी इच्छा से ही सब इसमें ज्वाइन होकर काम करते हैं। इट इज ऑटोनॉमस बॉडी, ये क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक। खुद ही रूल बनाती है, खुद ही उसको फॉलो करती है, ऑटोनॉमस बॉडी है ये, ठीक। ये क्या है, स्वायत्त निकाय होती है, ठीक। स्वायत्त निकाय यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी होती है। Civil society is a vast and diverse group encompassing various organizations within it. तो सिविल सोसाइटी क्या है, एक डाइवर्स ग्रुप है, एक बहुत बड़ा जो है डाइवर्स ग्रुप है, वास्ट एंड डाइवर्स ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शामिल नहीं होते। तो सिविल सोसाइटी जो है एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें कौन से लोग होते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शामिल होते हैं, ठीक। नागरिक समाज एक विशाल और विविध समूह है जिसमें विभिन्न संगठन शामिल होते हैं। तो नागरिक समाज क्या है, कोई छोटा मोटा समूह नहीं होता है, बल्कि एक विशाल और विविध समूह होता है, ठीक। बहुत बड़ा समूह होता है इसमें, जिसमें जो है विभिन्न संगठन शामिल होते हैं, जैसे जिसमें अलग अलग संगठन शामिल होते हैं, ठीक। बल्कि इसमें जो है ऐसे संगठन ही शामिल होंगे जो सरकारी संगठन ना हो, ठीक। सरकारी संगठन इसमें कभी भी नागरिक समाज में कभी भी सरकारी संगठन शामिल नहीं होते, ठीक। It plays important role in representing the interests of depressed and oppressed classes. ये एक important रोल अदा करता है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो भी डिप्रेस क्लास है, या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, या उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो डिप्रेस क्लास हैं, जो ऑप्रेस क्लास हैं, या जो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, पॉलिसी एडवोकेसी है, रेगुलेटिंग एमंग मॉनिटरिंग स्टेट एक्शन, ये सब काम जो है कौन करता है, ये सिविल सोसाइटी करती है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिप्रेस एंड ऑप्रेस क्लासेस। तो ये जो है रिप्रेजेंट करता है उनके इंटरेस्ट को जो डिप्रेस क्लास में आते हैं या ऑप्रेस क्लास में आते हैं। ये मोबिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है पॉलिसी एडवोकेसी करते हैं, एंड मॉनिटरिंग स्टेट एक्शन। स्टेट एक्शन को जो है, जो भी स्टेट एक्शन लेता है, जो भी पॉलिसी बनाता है, उसके एक्शन को मॉनिटर करते हैं, उसके एक्शन को रेगुलेट करते हैं, ठीक। ये दलित और उत्पीड़ित वर्गों के हितों संसाधनों को जुटाने का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये क्या करता है, जो भी दलित हैं, जो उत्पीड़ित लोग हैं, उनके संस्थानों को जुटाने का प्रतिनिधित्व करता है, या नीतियों की वकालत करता है, ठीक। या राज्य कार्रवाई का विनियमन और निगरानी करता है। राज्य जो भी कार्रवाई करता है उसका विनियमन और निगरानी कौन करता है, यही सिविल सोसाइटी, जो नागरिक समाज है वही जो है इसका विनियमन करता है, या उनको जो है बढ़ावा देता है, या उनकी निगरानी करता है, ठीक है। तो ये आता है सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट। इनसे इसमें जो है एनजीओ वगैरह भी आ जाते हैं, जो भी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, एसोसिएशन, डिफरेंट पीपल्स एसोसिएशन जो है, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का आता है सिटीजनशिप। नेक्स्ट है सिटीजनशिप। मैं 1 मिनट में आता हूँ।
सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप, नागरिकता। एक सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। द सोशियोलॉजिस्ट टी.एच. मार्शल gave the following definition of citizenship in 1950. 1950 में जो है टी.एच. मार्शल ने डेफिनेशन दी थी सिटीजनशिप की, और उन्होंने क्या कहा था इसमें? सिटीजनशिप is a status bestowed on those who are full member of a community. ठीक, तो सिटीजनशिप क्या है? एक ऐसा स्टेटस है जो किसको दिया जाता है? जो किसी कम्युनिटी के फुल मेंबर होते हैं। ठीक, किसी कम्युनिटी के फुल मेंबर होते हैं, उन्हीं को ये स्टेटस दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू टी.एच. मार्शल, सिटीजनशिप इज अ स्टेटस विच बेस्टोड ऑन दोज हु आर फुल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी और सोसाइटी। ठीक, जो भी किसी कम्युनिटी के, किसी सोसाइटी के फुल मेंबर होते हैं, उनको सिटीजनशिप का स्टेटस दिया जाता है। ये अकॉर्डिंग टू टी.एच. मार्शल ये सिटीजनशिप की डेफिनेशन। समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल ने 1950 में नागरिकता की निम्नलिखित परिभाषा दी थी। तो नागरिकता की परिभाषा टी.एच. मार्शल ने 1950 में दिया था, और उसमें नागरिकता के बारे में उन्होंने क्या कहा था? तो नागरिकता एक दर्जा है जो उन्हें दिया जाता है। तो नागरिकता क्या है? एक दर्जा है जो उन लोगों को दिया जाता है जो एक समुदाय के पूर्ण सदस्य होते हैं। जो क्या है? एक समुदाय के पूर्ण सदस्य होते हैं, उनको ही नागरिकता का दर्जा दिया जाता है। कोई अगर जो है टेम्पररी सदस्य है तो उसको ये दर्जा नहीं दिया जाता। ठीक, तो सिटीजनशिप की डेफिनेशन ये इस तरह से बताते हैं कि एक दर्जा है जो उनको दिया जाता है जो पूरी तरीके से पूर्ण सदस्य होते हैं किसी भी समुदाय के। ठीक, और ये डेफिनेशन उन्होंने 1950 में दी थी। All who possess the status are equal with respect to the right and duties with which the status is endowed. ठीक, और उसके आगे ये क्या कहते हैं उस डेफिनेशन में कि जिनके पास भी ये स्टेटस होता है, उनके पास इक्वल राइट होता है, विद रिस्पेक्ट टू राइट्स इक्वलिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू राइट एंड ड्यूटीज। मतलब इनके राइट्स और इनकी ड्यूटीज जो है इक्वल होती है। एक कंट्री के, मान लेते हैं इंडियन सिटीजन जो है, तो इंडियन सिटीजन के सारे लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज सेम होंगी, इक्वल होंगी, विद विच द स्टेटस इंक्लूड। जिस कंट्री में जो है वो स्टेटस दिया गया है, जिस लिए वो स्टेटस दिया गया है, उसके रिस्पेक्ट में जो है क्या है, जो भी लोग उसके जिनके पास ये स्टेटस है, उनके अंदर इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वलिटी होती है। एक तरह से कह सकते हैं इक्वलिटी होती है। किसके थ्रू? राइट एंड ड्यूटीज के प्रति। राइट एंड ड्यूटीज के प्रति जो है यहाँ पे इक्वलिटी होती है। वे सभी जिनके पास हैसियत है उन अधिकारों और कर्तव्यों का। हैसियत मतलब कि ये जो दर्जा है, जिनके पास इस चीज का दर्जा है कि मतलब वो नागरिक हैं किसी चीज, किसी शहर के, किसी कंट्री के नागरिक हैं, किसी समुदाय के अगर वो नागरिक हैं, तो उनके पास जो है अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में समान है। तो वो अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में जो है समान होते हैं। ठीक, अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में वो समान होते हैं। एक मिनट। वे सभी जिनके पास ये दर्जा है, हैसियत मतलब जो दर्जा है, जो नागरिकता का दर्जा है, जिनके पास भी है, वे अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में समान होते हैं जिनके साथ वो स्थिति संपन्न है। मतलब जिनके साथ वो स्थिति है, मतलब जो लोग भी नागरिक हैं, उनके साथ जो है ये समानता होती है अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में। ठीक, ये मार्शल का कहना है, टी.एच. मार्शल का ये कहना है। T.H. Marshall also defined citizenship in his class।
तो इन्होंने सिटीजनशिप जो है एक दूसरी तरह से भी डिफाइन करते हैं कि सिटीजनशिप एंड सोशल डेवलपमेंट 1973, ठीक, क्लास सिटीजनशिप एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें उन्होंने जो है सिटीजनशिप को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ कम्युनिटी। मेंबरशिप, कम्युनिटी के एक मेंबरशिप के तौर पे इन्होंने सिटीजनशिप को डिफाइन किया है, विच ब्रिंग थ्री टाइप ऑफ राइट, जिसके जरिए जो है 3 तरह की राइट मिलती हैं उस सिटीजन को, उस मेंबर ऑफ कम्युनिटी को जिनको सिटीजनशिप मिली है, उनके पास 3 तरह की राइट होती हैं। वो 3 तरह के राइट कौन कौन से होते हैं? राइट एंड ड्यूटीज होती हैं। वो 3 तरह की राइट्स एंड ड्यूटीज कौन कौन सी होती हैं? विच आर सिविक राइट, पॉलिटिकल राइट एंड सोशल राइट। जो क्या है? सिविक राइट होते हैं, पॉलिटिकल राइट होते हैं और सोशल राइट होते हैं। तो ये 3 तरह की राइट जिनके पास हैं, उनको जो है, अगर कोई एक मेंबर ऑफ कम्युनिटी है, वो 3 तरह के राइट रख सकता है, मतलब सिविक राइट है, पॉलिटिकल राइट है उसके पास और सोशल राइट है, तो उसको सिटीजन कंसीडर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ये डिफाइन किया था उन्होंने क्लास, सिटीजन एंड सोशल डेवलपमेंट में, जो कि पब्लिश हुई थी 1973 में। टी.एच. मार्शल ने अपने वर्क नागरिकता और सामाजिक विकास 1973 में नागरिकता को एक समुदाय की सदस्यता के संदर्भ में भी परिभाषित किया है। तो उन्होंने नागरिकता को क्या कहा है कि एक समुदाय की सदस्यता है, ठीक, उसके तौर पे इसको परिभाषित किया गया है टी.एच. मार्शल के जरिए, ठीक। और उस परिभाषा में ये क्या कहते हैं कि एक समुदाय का जो है क्या है, सदस्यता है, जो 3 प्रकार के अधिकार और कर्तव्य लाता है। जो क्या करता है? 3 तरह के अधिकार और कर्तव्य को लाता है। जो क्या है? वो 3 तरह के अधिकार और कर्तव्य क्या है? नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक, ठीक। नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक, ठीक। तो ये 3 तरह के अधिकार और कर्तव्य अगर किसी ऐसे सदस्य, किसी ऐसे समूह के सदस्य के पास हैं, तो उसको नागरिक माना जाता है, उसको नागरिकता के तौर पे आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो टी.एच. मार्शल ने अपने वर्ग नागरिकता और सामाजिक विकास 1973 में नागरिकता को एक समुदाय की सदस्यता के संदर्भ में भी परिभाषित किया है, जो 3 प्रकार के अधिकार और कर्तव्य लाता है। कौन कौन से अधिकार और कर्तव्य हैं? नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक, ठीक। Civil citizenship emerged as a result of the rise of concept of property ownership, as it is required certain mutual obligation to respect each other's property right, ठीक। तो जो सिविक राइट है उसमें क्या आ जाता है? सिविल सिटीजनशिप इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ। तो सिविल सिटीजनशिप कैसे आती है? ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप के जरिए आती है, ठीक, कि उसके पास प्रॉपर्टी ओनरशिप है या नहीं है। एज इट इज रिक्वायर्ड सर्टेन म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑब्लिगेशन के लिए कुछ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होते हैं, ठीक। एक आदमी मान रहा है कि हाँ आपकी ये ओनरशिप है, ये प्रॉपर्टी पे ओनरशिप आपकी है, और जिसकी है ओनरशिप वो खुद मान रहा है कि हाँ इस पे किसी और की ओनरशिप नहीं है बल्कि मेरी ही ओनरशिप है। तो एक तरह का म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं म्यूचुअल ऑब्लिगेशन में। तो प्रॉपर्टी ओनरशिप एज इट इज रिक्वायर्ड सर्टेन म्यूचुअल ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्रॉपर्टी। अब ऑब्लिगेशन क्या है? हर लोगों की जो प्रॉपर्टी राइट की, हर किसी की जो प्रॉपर्टी राइट है उसकी रिस्पेक्ट करना, ठीक। तो ये भी किसमें आ जाता है? सिविल सिटीजन। सिविल सिटीजन्स इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ द राइज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी ओनरशिप। तो सिविल सिटीजनशिप कब शुरू हुआ? जब ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ प्रॉपर्टी ओनरशिप का, तब से शुरू हुआ, क्योंकि ये जो है एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन के बेस पे होता है। क्या म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है? कि आप जो है सारे लोगों की प्रॉपर्टी राइट की रिस्पेक्ट करें, ठीक। संपत्ति के स्वामित्व की अवधारणा के साथ, तो संपत्ति के स्वामित्व की अवधारणा के साथ ही जो है उदय के परिणाम स्वरूप, इसकी अवधारणा के उदय के परिणाम के स्वरूप ही नागरिकता का उदय हुआ, ठीक। इसी के प्रति जो है ये, इसी के परिणाम स्वरूप जो है नागरिकता का उदय हुआ था, क्योंकि एक दूसरे के संपत्ति अधिकारों का, क्योंकि एक दूसरे के जो संपत्ति अधिकार हैं उनका सम्मान करने के लिए कुछ पारस्परिक दायित्व की आवश्यकता होती है, ठीक। तो एक दूसरे की जो भी संपत्ति अधिकार हैं उसका सम्मान करना चाहिए। ये एक पारस्परिक दायित्व की जरूरत है, इस तरह की पारस्परिक दायित्व की जरूरत है, ठीक।
Marxist scholar believes citizenship as a concept is a myth. तो ये मार्क्सिस्ट स्कॉलर क्या कहते हैं, सिटीजनशिप क्या है, एक मिथ है। ठीक, एक मिथ है। मिथ किसको कहते हैं, जो झूठ पे बेस्ड हो, ठीक, जिसकी कोई सच्चाई ना होती। ठीक, मार्क्सिस्ट स्कॉलर बिलीव सिटीजन्स एज एज अ कॉन्सेप्ट इज अ मिथ। ठीक, तो सिटीजनशिप को एक कॉन्सेप्ट के तौर पे वो क्या कहते हैं, ये क्या है, एक मिथ है। एज देयर इज नो इक्वलिटी इन अ कैपिटल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, क्योंकि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के भी सिटीजन होते हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कोई भी इक्वलिटी नहीं होती। ठीक, तो मार्क्सिस्ट स्कॉलर मानते हैं कि सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मिथ है, क्योंकि सिटीजनशिप अगर है तो इक्वल राइट एंड ड्यूटीज होनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि एक मिथ है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कोई भी इक्वल नहीं होता है, कोई भी इक्वलिटी नहीं होती है। ठीक, मार्क्सवादी विद्वानों का मानना है कि नागरिकता एक अवधारणा के रूप में एक मिथक है। तो ये कहते हैं कि नागरिकता की एक अवधारणा के रूप में अगर देखा जाए तो एक मिथक है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नागरिकता है तो सारे लोगों का जो है, जो दायित्व है, सारे लोगों का जो अधिकार या दायित्व है वो सेम होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। और ऐसा पूंजीवादी समाज में जो है संभव नहीं है। पूंजीवादी समाज में जो है समानता नहीं पाई जाती है, बल्कि पूंजीवादी समाज ही असमानता पे ही बेस्ड होता है। ठीक, तो मार्क्सवादी विद्वान यही मानते हैं कि नागरिकता की जो अवधारणा है वो क्या है, एक मिथक है, ये झूठ पे आधारित है, ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक, क्योंकि पूंजीवादी जो समाज है उसमें समानता नहीं होती, और नागरिक होने के लिए सारे लोगों को समानता के बेस पे आपको देखना पड़ेगा। ट्रू इक्वालिटी कैन ओनली बी देयर इफ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कलेक्टिवली ओन्ड। तो मार्क्सिस्ट स्कॉलर क्या मानते हैं कि ट्रू इक्वलिटी तब होगी, यानी कि सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रू तब होगा, ठीक, जब जो है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कलेक्टिवली ओन, मतलब एक सोसाइटी का फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हो, किसी एक आदमी का ना हो। मतलब कि सिंपल बात ये कि सोशलिस्ट सोसाइटी में ही जो है ट्रू इक्वलिटी या ट्रू सिटीजनशिप आ सकती है, सोशलिस्ट समाज में ही। ठीक, यानी कि समाजवादी समाज में ही जो है क्या हो सकता है, इक्वलिटी आ सकती है। ठीक, ट्रू इक्वलिटी कैन ओनली बी देयर इफ द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कलेक्टिवली ओन। अगर जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है वो कलेक्टिवली ओन हो तभी इक्वलिटी आ सकती है। तो ऐसा कब होगा, मार्क्स ने क्या कहा है, ऐसा सोशलिस्ट सोसाइटी में होगा। ठीक, सच्ची समानता तभी हो सकती है जब उत्पादन की शक्तियों का सामूहिक स्वामित्व हो। तो ये कहते हैं कि जो भी उत्पादन की शक्तियां हैं, अगर उसका सामूहिक स्वामित्व होगा तभी सच्ची समानता आ सकती है, तभी सच्ची नागरिकता आ सकती है। ठीक, और ऐसा कब होगा, जो समाजवादी समाज होगा उसी में ऐसा हो सकता है। ठीक, तो सामूहिक स्वामित्व कब होता है, ये समाजवादी समाज में ही होता है। ठीक, मार्क्स का कहना है कि सामूहिक स्वामित्व ही जब होगा तभी समानता असमानता जो है वो खत्म होगी और सच्ची नागरिकता आएगी। A capitalist society can only have classes of citizens। तो कहते हैं कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो है क्लासेज ऑफ सिटीजन हो सकते हैं, मतलब कि एक सिटीजन तो हो सकते हैं लेकिन उनके अलग अलग क्लास हो सकते हैं। कोई अपर क्लास से बिलोंग करेगा, कोई लोअर क्लास से बिलोंग करेगा, या कोई जो है मिडिल क्लास से बिलोंग करेगा। तो ये मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो है लोग जो सिटीजन है वो क्लासेज ऑफ सिटीजन हो सकते हैं। ठीक, अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी कैन ओनली हैव क्लासेज ऑफ सिटीजन लाइक फर्स्ट क्लास सिटीजन। ठीक, तो क्या हो सकता है, फर्स्ट क्लास सिटीजन जो अपर क्लास में आते हैं वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास सिटीजन, या सेकंड क्लास सिटीजन, या जो लोअर क्लास में आएंगे वो सेकंड क्लास सिटीजन में आ जाते हैं। ठीक, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कभी ये पॉसिबल नहीं है कि एक सिटीजन के अंदर जो है इक्वलिटी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ क्लासेज ऑफ सिटीजन हो सकते हैं। तो लाइक फर्स्ट क्लास सिटीजन या सेकंड क्लास सिटीजन। एक पूंजीवादी समाज में केवल प्रथम श्रेणी के नागरिक या द्वितीय श्रेणी के नागरिक जैसी नागरिक के वर्ग हो सकते हैं। ठीक, तो कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में सिर्फ नागरिकों के वर्ग हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि नागरिकों के वर्ग कैसे हो सकते हैं, या तो वो नागरिक जो है प्रथम श्रेणी का नागरिक होगा या द्वितीय श्रेणी का नागरिक होगा। ठीक,
तो पूंजीवादी समाज में कभी भी समानता संभव नहीं। ठीक, पूंजीवादी समाज में कभी भी समानता संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें जो है नागरिकों के बीच में वर्ग होता है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग हो सकता है। ठीक, सिटीजनशिप बाई बर्थ। अब सिटीजनशिप मिलती कैसे है? तो या तो बाई बर्थ मिलेगी, जिसको जस्ट सोली भी कहा जाता है। ठीक, तो ये टर्म्स याद रखिएगा, कभी कभी जस्ट सोली भी देकर पूछ सकता है आपसे। ठीक, तो सिटीजनशिप बाई बर्थ, जन्म से नागरिकता, जिसको जस्ट सोली कहा जाता है। जूस सोली नहीं होगा, जस्ट सोली होगा। ठीक, जस्ट सोली अनादर लैटिन टर्म, ये क्या है? एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है राइट ऑफ स्वाइल। ठीक, राइट ऑफ स्वाइल यानी कि मिट्टी का अधिकार। जनरली रिफर्स टू द रूल ग्रांटिंग सिटीजनशिप, तो ये क्या है? ऐसा रूल, ये इस किससे रिफर करता है? ये जसोली, ये रूल ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू एन इंडिविजुअल हु इज बॉर्न इन द कंट्री। तो अगर कोई कंट्री जो है अपने सिटीजन को सिटीजनशिप देती है इस बेस पर कि वो जो है उसी कंट्री में पैदा हुआ है, तो उसी को राइट ऑफ सॉइल यानी कि जसोली कहा जाता है। ठीक, सिटीजनशिप बाई बर्थ के जरिए भी मिलती है, बर्थ के जरिए सिटीजनशिप मिलती है। अगर कोई शख्स जो है उस कंट्री में पैदा हुआ है तो उसको वहां का सिटीजन माना जाता है, और इस तरह की सिटीजनशिप को जस्ट सोली कहा जाता है। ठीक, इस तरह की सिटीजनशिप को जस्ट सोली कहा जाता है। जस्ट सोली एक अन्य लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी का अधिकार। तो एक लैटिन शब्द है जिसका क्या अर्थ है? मिट्टी का अधिकार। ठीक, आमतौर पर किसी देश में पैदा हुए व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने वाले नियम को संदर्भित करता है। तो ये किससे संदर्भित है? किसी भी देश में जो पैदा हुए लोग हैं उनको अगर नागरिकता प्रदान की जा रही है सिर्फ इस बेस पर कि वो देश में पैदा हुआ है, तो उसी को ये संदर्भित करता है, जिसका नाम है जस्ट सोली। और ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मिट्टी का अधिकार। ठीक, तो अगर पैदा होने के बेस पे, मतलब आपकी पैदाइश उसी कंट्री में हुई है इसलिए आपको नागरिकता मिल रही है, तो इसको जस्ट सोली कहा जाता है। ठीक, दूसरा क्या है? नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के जरिए भी सिटीजनशिप मिलती है। नेचुरलाइजेशन इज अनदर कॉमन रूट टू सिटीजनशिप। नेचुरलाइजेशन क्या है? एक दूसरा तरीका है सिटीजनशिप का। एंड यूजुअली अप्लाइज टू दोज, और ये किस पे अप्लाइज होता है? टू दोज हु हैव इंटर द कंट्री थ्रू लीगल मीन, जिन्होंने लीगल मीन के जरिए इस कंट्री में, जो भी लोग आए हैं लीगल मीन के जरिए कंट्री में, सच एज पॉलिटिकल अजाइलम और हैविंग लॉफुली लिव्ड देयर फॉर अ मैंडेटेड पीरियड, और या तो जो है वो लॉफुली किसी मैंडेटेड पीरियड तक रहते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, 2014 से पहले जो लोग आए, जो बिल पास हुआ था कि 2014 से पहले जो भी सिटीजनशिप एक्ट जो पास हुआ था, ठीक, उसमें क्या कहा गया था कि 2014 से पहले जो भी लोग आए हैं उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। ठीक, कुछ और उसमें कंडीशन है, उसके उस पे नहीं जाते हम लोग। तो ये क्या है? 2014 क्या है? एक मैंडेटेड पीरियड। तो हर कंट्री का एक मैंडेटेड पीरियड होता है कि अगर आप उतने दिन तक उस कंट्री में रह जाते हैं तो आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो इसी टर्म को क्या कहा जाता है? नेचुरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, तो नेचुरलाइजेशन क्या है? एक दूसरा टर्म है, किस लिए है? कॉमन रूट टू सिटीजनशिप एंड यूजुअली अप्लाइड टू दोज, और ये उन लोगों पे अप्लाई होता है जो कंट्री में लीगल तरीके से आते हैं। लीगल तरीके से आएंगे तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कितने दिन तक रह रहे हैं, कब तक कब आए थे, कब जा रहे हैं। ठीक, तो उनका कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जो लीगल तरीके से इंटर किए हैं कंट्री में, जैसा कि पॉलिटिकल अजाइलम और हैविंग लॉफुली लिव्ड देयर फॉर अ मैंडेटेड पीरियड, या जो लॉ ने डिसाइड किया है एक मैंडेटेड पीरियड, उस पीरियड तक आप रहते हैं, तब भी आपको जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। जैसे किसी कंट्री की है कि आप 5 साल तक, 5 ईयर तक अगर रह गए तो आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी। किसी कंट्री में है 14 ईयर, 15 ईयर, जो भी फिक्स हो। ठीक, इतने दिन तक अगर आप रहते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक, तो इस टर्म को अगर आप टर्म्स के बेस पे कि मतलब कितना दिन आप उस कंट्री में रहे हैं, हालांकि ये पता है कि आप उस कंट्री में पैदा नहीं हुए, उस कंट्री में आपका बर्थ नहीं हुआ है, लेकिन आपको इस बेसिस पे रखा जा रहा है कि आप जो है इतना दिन उस कंट्री में रहे हैं, इस बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिल रही है, तो उसको नेचुरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक,
समीकरण कहा जाता है या प्राकृतिकरण कह सकते हैं। ठीक, प्राकृतिकरण ज्यादा बेस्ट वर्ड होगा इसके लिए, नेचुरलाइजेशन के लिए। प्राकृतिकरण नागरिकता का एक अन्य समान मार्ग है। ठीक, तो प्राकृतिकरण क्या है? नागरिकता का एक अन्य समान मार्ग है और आमतौर पर उन लोगों पर लागू होता है। ये आमतौर पर किन पे लागू होता है? उन लोगों पर लागू होता है जो कानूनी तरीके से देश में प्रवेश करते हैं। जो क्या है? कानूनी तरीके से देश में प्रवेश करते हैं, गैर कानूनी तरीके से ना करते हो, कानूनी तरीके से अगर देश में प्रवेश करते हो तो ऐसे लोगों पे ये प्राकृतिकरण लागू होता है। ठीक, ऐसे लोगों पे प्राकृतिकरण लागू होता है, जैसे कि राजनीतिक शरण, या जैसे कि राजनीतिक शरण है, या अनिवार्य अवधि के लिए कानूनी रूप से वहां रहना, या कुछ अनिवार्य अवधि होती है हर देश की। ठीक, हर कंट्री की कुछ अनिवार्य अवधि होती है कि आप 10 साल हमारी कंट्री में रहेंगे तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, या आप जो है 5 साल रहेंगे, जो भी अवधि हो, उस अनिवार्य अवधि तक अगर आप रहते हैं, उसके बाद आपको अगर नागरिकता मिलती है तो उसको प्राकृतिकरण कहा जाता है। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिकरण कहा जाता है। ठीक, तो प्राकृतिकरण नागरिकता का एक अन्य समान मार्ग है और यह आमतौर पर उन लोगों पर लागू होता है जो कानूनी तरीके से देश में प्रवेश करते हैं, जैसे कि राजनीतिक शरण, या एक अनिवार्य अवधि के लिए कानूनी रूप से वहां रहते हैं। ठीक, सिटीजनशिप बाय मैरिज, मैरिज के जरिए सिटीजनशिप मिलती है। जैसे बहुत से कंट्रीज के कानून है, अमेरिका में ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है मैरिज के लिए। ठीक, मैरिज के बाद तो एक तरह की सिटीजनशिप दे दी जाती है वहां पे। सिटीजनशिप बाय मैरिज, नॉन लीगली एज जस्ट मैट्रोमनी, इसको जो है जस्ट मैट्रोमनी के नाम से जाना जाता है। जस्ट मैट्रोमोनी के नाम से जाना जाता है ये, नॉन लीगली एज जस्ट मैट्रोमोनी, बिकमिंग अ नेचुरलाइज सिटीजन, एक नेचुरलाइज सिटीजन बनने का प्रोसेस है। बाय मैरिंग एन इंडिविजुअल विच सिटीजन्स हैव बिकम कॉमन प्रैक्टिस सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द वेक ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था मैरिज के जरिए सिटीजनशिप? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद जो है ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस बन गया। लोग जो है सिटीजनशिप हासिल करने के लिए मैरिज कर लेते हैं वहाँ के सिटीजन से। जैसे आप अगर एक इंडियन है, वो जाकर जो है आ, अमेरिका में शादी कर ले रहा है अमेरिकन सिटीजन से, तो उसको एक तरह की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक, तो ये सिटीजनशिप बाय मैरिज यानी कि जस्ट मैट्रोमनी। ठीक, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस बन गई। ठीक, विवाह द्वारा नागरिकता कानूनी रूप से जस्ट मैट्रोमनी के रूप में जाना जाता है। तो ये कानूनी रूप से जो है किस रूप में जाना जाता है? जस्ट मैट्रोमनी के रूप में जाना जाता है। नागरिकता के साथ किसी व्यक्ति से शादी करके एक प्राकृतिक नागरिकता बनना आम बात हो गई। ठीक, तो किसी वहां के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करके जो वहां का नागरिक है, अगर इस तरीके से आप नागरिक बनते हैं तो इस तरह की नागरिकता को क्या कहा जाता है? जस्ट मैट्रोमोनी या विवाह द्वारा नागरिकता कहा जाता है। और ये बहुत प्रचलित हुआ। ठीक, बहुत से लोग इसको करने लगे। ठीक, बहुत आम हो चुकी ये बात। जब से जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो है ये जब इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके मद्देनजर पेश किया गया था ये, तब से जो ये बहुत नागरिकों में बहुत प्राकृतिक तरीके से ये बहुत आम बात हो गई। ठीक, लोग ऐसा करने लगे। इसके बाद 5 यूनिट बचेगी, लेकिन हम लोग का 30 अक्टूबर से पहले हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो यूनिट्स हैं वो 2 दिन 4 दिन ऐसी की हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं 30 अक्टूबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या रिवीजन वगैरह करेंगे। ठीक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक क्लासेस चलती रहेंगी, जैसे पिछली बार तक चली थी। ठीक, पिछली बार जैसी क्लासेस चली थी वैसी जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाएगा तब तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी और हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से और प्रैक्टिस करने से ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। ठीक, तो कानूनी रूप से जस्ट मैट्रिमोनी के रूप में जाना जाता है ये विवाह द्वारा नागरिकता। नागरिकता के साथ किसी व्यक्ति से शादी करके एक प्राकृतिक नागरिक बनना आम बात हो गई है, क्योंकि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर पेश किया गया था। ठीक,
रूल्स डिफर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब इसके जो रूल्स हैं वो पूरी दुनिया में अलग अलग हैं। विद रिगार्ड टू हाउ लॉन्ग अ कपल विल नीड टू बी मैरिड बिफोर सिटीजनशिप। तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत शादी किए तुरंत आपको सिटीजनशिप मिल गई। बहुत सी जगह पे ये भी रूल है कि कितना दिन तक आपको शादी के अंदर रहना है। ऐसा हो तो आप क्या कहेंगे, 1 घंटे के लिए शादी कर लेंगे सिटीजनशिप पाने के लिए। तो ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल होते हैं कि कितना दिन तक आपको मैरिड लाइफ जीना है तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगी। विल बी ग्रांटेड एंड अदर नेशन आल्सो एक्सटेंड दिस राइट टू कपल्स इन सिविल पार्टनरशिप। ठीक। तो अलग अलग रूल हैं सारी चीजों से रिलेटेड। तो जस्ट मैट्रिमोनी के अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग रूल होते हैं। ठीक। हाँ, रिवीजन भी यूनिट वाइज कराएंगे, इस बार रिवीजन जो होगा वो यूनिट वाइज होगा। ठीक। सारी चीज यूनिट वाइज की जाएगी। पहले हम लोग रिवीजन यूनिट वाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन यूनिट वाइज करेंगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। ठीक। हालांकि पीवाईक्यू और जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो लगभग सेम ही होगा। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पीवाईक्यू ही यूनिट वाइज करें। ठीक। रूल्स डिफर्स अक्रॉस द वर्ल्ड विद रिगार्ड टू हाउ लॉन्ग अ कपल विल नीड टू बी मैरिड बिफोर सिटीजनशिप। ठीक। will be granted and other nation also extend this right to couple in civil partnership। सिविल पार्टनरशिप में जो कपल हैं उनको भी ये राइट दिया जाता है। ठीक। जो मैरिज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिविल पार्टनरशिप में है, उनको भी ये राइट दिया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे नेशन जो है इसका भी राइट देते हैं। दुनिया भर में इस संबंध में अलग अलग नियम हैं कि नागरिकता प्रदान करने से पहले एक जोड़े को कितने समय तक शादी की आवश्यकता होगी। मतलब वो शादी करने के बाद कितने समय तक रहेंगे तब उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक। कितने समय तक शादी के लिए आवश्यकता होगी तभी उनको नागरिकता मिलेगी। ऐसा दुनिया भर में अलग अलग रूल है। ठीक। हर कंट्री का, हर देश का अलग अलग रूल होता है। और अन्य राष्ट्र की नागरिक भागीदारी में जोड़ों के लिए इस अधिकार का विस्तार है। ठीक। तो जो भी नागरिक जोड़े हैं उनके लिए भी ये नागरिकता का अधिकार दिया जाता है। ठीक। जो शादी नहीं करते हैं लेकिन वो एक नागरिक जोड़े के तौर पे रहते हैं तो उनको भी ये अधिकार दिया जाता है। नहीं, पीएचडी मेरी अभी चल रही है, अभी पीएचडी किया नहीं है। इकोनॉमिक सिटीजनशिप, आर्थिक नागरिकता। आर्थिक नागरिकता। ठीक। लास्टली, for those unable to acquire citizenship in more traditional ways, economic citizenship can be viable path। ठीक। तो इकोनॉमिक सिटीजनशिप क्या है? जो लोग जो है किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप हासिल करना चाह रहे हैं उनके लिए जो एक ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या है? इकोनॉमिक सिटीजनशिप। वो बहुत आसानी से इकोनॉमिक सिटीजनशिप के तौर पे जो है इकोनॉमिक सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। ठीक। अंत में जो लोग अधिक पारंपरिक तरीके से नागरिकता प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो जो पारंपरिक तरीके हैं यानी कि बाय बर्थ, बाय मैरिज, इस तरीके से अगर वो नागरिकता नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए बहुत आसान तरीका है कि वो आर्थिक नागरिकता पा सकें। ठीक। तो एक व्यवहार मार्ग होता है, मतलब बहुत आसान मार्ग होता है कि वो आर्थिक नागरिकता बहुत आसानी से पा सकते हैं। अगर वो मैरिज के जरिए या बाय बर्थ यानी कि विवाह के जरिए या आ, पैदा होने के जरिए जो है वो अगर नागरिकता नहीं पाते हैं, यानी कि जस्ट मैट्रिमोनी या जस्ट सोली के जरिए अगर वो नागरिकता नहीं पा रहे हैं तो वो आर्थिक नागरिकता पा सकते हैं। ठीक। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। अब ये इकोनॉमिक सिटीजनशिप कैसे मिलती है? सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। अगर आप उस कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंट्री का रूल होता है, ठीक, कि आप इतना अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। Programs give investors a means of gaining citizenship through making a meaningful monetary contribution to a country's economy। अगर आप कंट्री की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, जितना वहाँ का रूल है, हर कंट्री का अलग अलग रूल होगा कि आप कितना परसेंट अगर कंट्रीब्यूट करते हैं उस कंट्री की इकोनॉमी में तो आपको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो इन्वेस्टर को सिटीजनशिप देता है और ये फिक्स होता है, हर कंट्री में अलग अलग फिक्स होता है कि आप कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन करेंगे कंट्री में तब आपको जो है वहां की सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक। कार्यक्रम निवेशकों को किसी देश की अर्थव्यवस्था में
सार्थक मौद्रिक योगदान देकर, तो अगर आप किसी देश की अर्थव्यवस्था में सार्थक मौद्रिक योगदान देकर एक नागरिकता प्राप्त करते हैं, करने का एक साधन होता है ये निवास द्वारा नागरिकता। मतलब आपको निवेश करना होता है उस कंट्री में जाकर। हर कंट्री का अलग अलग, हर देश का अलग अलग चीज फिक्स होती है कि कितना % आप निवेश करेंगे, या उसकी अर्थव्यवस्था में कितना % आप भागीदार हैं, ठीक, जिस बेस पे आपको निवेश द्वारा नागरिकता मिल सकती है। ठीक, तो निवेश द्वारा नागरिकता आसान है, अगर जिनके पास पैसे हैं वो निवेश करके नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। ठीक, इज एवरीवन अ सिटीजन ऑफ समवेयर? क्या हर कोई जो है हर जगह का सिटीजन है? क्योंकि हम जानते यही है कि जितने आदमी हैं दुनिया में, वो कहीं ना कहीं के तो सिटीजन होंगे। ठीक, हम ये मान के चलते हैं कि जितने आदमी दुनिया में हैं, जितने लोग दुनिया में पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं के सिटीजन तो होंगे। क्या ऐसा है, वही हम लोग देखेंगे कि ऐसा है कि नहीं। डिस्पाइट आर्टिकल 15 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसका एक आर्टिकल 15 है। ठीक, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसका आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है दैट एवरीवन हैज द राइट टू नेशनलिटी। हर किसी को नेशनलिटी का अधिकार है, मतलब हर किसी के पास जो है किसी न किसी नेशन की जो है वो सिटीजनशिप होना ही चाहिए। ठीक, ये अधिकार है उसका। हर आदमी के पास ये अधिकार है कि वो किसी न किसी नेशन की सिटीजनशिप पा सके। देयर आर स्टिल वेरिंग लूप होल, लेकिन बहुत सारे लूप होल हैं इसमें। ठीक, बहुत सारे लोगों को अभी तक कहीं की भी सिटीजनशिप नहीं मिली। तो ये आर्टिकल 15 था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले कि मतलब किस कौन सा आर्टिकल जो है वो हर किसी को राइट टू नेशनलिटी का अधिकार देता है। ठीक, तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का एक्ट है, आर्टिकल 15। ठीक, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुसार, तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा एक हुई थी जिसका जिसका अनुच्छेद 15 के बावजूद, तो उसमें अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि सभी को राष्ट्रीयता का अधिकार है। सभी को राष्ट्रीयता का अधिकार है, यानी कि सभी को नागरिकता का अधिकार है। वो कहीं ना कहीं के नागरिक बन सकते हैं, ये उनका अधिकार है। इसके बावजूद अभी भी अलग अलग खामियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग खामियां हैं, मतलब कि कुछ लोगों को अभी तक राष्ट्रीयता नहीं दी गई। ठीक, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीयता नहीं दी गई। As such, these loopholes have left around 12 million people stateless. तो इस लूपहोल के जरिए, मतलब जो कमियां हैं जिसकी वजह से लोगों को नागरिकता नहीं मिल पा रही है, इस वजह से 12 मिलियन पीपल जो है वो स्टेटलेस हो गए। ठीक, वो स्टेटलेस है, मतलब वो किसी कंट्री के भी नागरिक नहीं है, वो किसी राष्ट्र के जो है नागरिक नहीं। ठीक, तो तकरीबन दुनिया में 12 मिलियन पीपल ऐसे पाए जाते हैं जो किसी देश के, किसी कंट्री के नागरिक या सिटीजन नहीं। ठीक, मीनिंग दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिटीजन बाय एनी कंट्री। कोई भी कंट्री जो है इनको सिटीजन के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करती। ठीक, तो ऐसे 12 मिलियन पीपल पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। जैसे इन खामियों में लगभग 12 मिलियन लोगों को स्टेटलेस बना दिया। स्टेटलेस बना दिया मतलब उनके पास कोई किसी भी तरह की राष्ट्रीयता नहीं है, जिसका अर्थ ये है कि उन्हें किसी भी देश द्वारा नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी गई। ठीक, तो किसी भी देश ने उनको नागरिक नहीं माना है और किसी भी देश के द्वारा जो है उनको नागरिकता नहीं दी गई। ठीक, जबकि आर्टिकल 15 क्या कहता है कि सारे लोगों को नागरिकता का अधिकार है। फिर भी जो है इतना लूपहोल है, इतनी कमियां हैं कि इन कमियों की वजह से 12 मिलियन लोग, 12 मिलियन, 12 लाख नहीं, 12 मिलियन लोग जो है हाँ, जिन जो राष्ट्रीयता नहीं पाए हैं, जो कहीं के भी नागरिक नहीं है, किसी भी राष्ट्र के जो है वो नागरिक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एनजीओ। एनजीओ क्या है? सिविल सोसाइटी का पार्ट है, गैर सरकारी संगठन। एनजीओ क्या होता है? एनजीओ जनरली डिस्क्राइब अ ग्रुप दैट एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी गवर्नमेंट। एक ऐसा ग्रुप जो है जो किसी भी गवर्नमेंट
से इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है, मतलब वो निर्भर नहीं होता है, वो डिपेंड नहीं होता है गवर्नमेंट पे, बल्कि इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। इसीलिए एनजीओ का फुल फॉर्म ही है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, एनजीओ जनरली डिस्क्राइब अ ग्रुप दैट एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी गवर्नमेंट, जो किसी भी गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। ठीक, एनजीओ आमतौर पर, यहाँ पे देखिए गैर सरकारी संगठन है। ठीक, एनजीओ आमतौर पर यानी कि गैर सरकारी संगठन आमतौर पर एक ऐसे समूह का वर्णन करता है जो किसी भी सरकार के से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। तो ये किसी भी सरकार के दबाव में काम नहीं करता है, बल्कि सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करता है। सरकार जो है इनको, सरकार का इन पे कोई भी अधिकार नहीं होता है। ठीक, ये अपना स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। जो भी गैर सरकारी संगठन होते हैं उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक, द टर्म वाज क्वाइंड बाय यूनाइटेड नेशन। ये टर्म एनजीओ का जो टर्म है ये यूनाइटेड नेशन ने क्वाइन किया था इन 1945। कब किया था? 1945। इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट बॉडीज एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए किया था? ताकि गवर्नमेंट बॉडीज को और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग किया जा सके। ठीक, ताकि गवर्नमेंट बॉडीज को और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग किया जा सके, एंड इज रिलेटिवली मॉडर्न। ठीक, और ये जो है रिलेटिवली मॉडर्न है। एनजीओ का जो टर्म है वो मॉडर्न टर्म कहा जाता है। ठीक, ये शब्द संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा 1945 में सरकारी निकायों और निजी संगठनों के बीच अंतर करने के लिए गढ़ा गया था। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन द्वारा जो है गढ़ा गया था। कब गढ़ा गया था? 1945 में गढ़ा गया था। किस लिए गढ़ा गया था? ताकि सरकारी जो निकाय हैं या जो निजी संगठन है उनको अलग किया जा सके, उनके बीच में अंतर किया जा सके। और ये अपेक्षाकृत रूप से एक आधुनिक टर्म है, आधुनिक शब्द माना जाता है। ठीक, तो एनजीओ जो है वो क्या है? एक आधुनिक शब्द माना जाता है। ये अपेक्षाकृत रूप से एक आधुनिक 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 शब्द है। ठीक, द वर्ल्ड बैंक डिस्क्राइब एनजीओज एज, वर्ल्ड बैंक एनजीओ को कैसे डिस्क्राइब करता है, मतलब वर्ल्ड बैंक डिफाइन कैसे करता है एनजीओ को? एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है दैट परसू एक्टिविटीज टू रिलीव सफरिंग। एक जो ऐसी एक्टिविटीज करता है जो सफर कर रहे हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, मतलब किसी भी चीज, किसी भी परेशानी में है उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए काम करता है ये। प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, ये जो पुअर के इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करता है। ठीक, पुअर के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करता है। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, या तो ये क्या करता है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो रिलेटेड भी एनजीओ बहुत पाए जाते हैं। ठीक, प्रोवाइड बेसिक सोशल सर्विसेज, या जो है ये क्या करते हैं? बेसिक सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फूड प्रोवाइड करना। ठीक, या मतलब बहुत सी बेसिक सर्विसेज जो होती हैं वो एनजीओ द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और अंडरटेक कम्युनिटी डेवलपमेंट, या तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक ने एनजीओ को डिफाइन ही इसी तरह से किया है कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसी एक्टिविटीज करता है, जो क्या करता है? रिलीफ पहुंचाता है जो भी सफर कर रहे हैं लोग उनको, या जो है पुअर के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, या बेसिक सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक, तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है एनजीओ को। विश्व विश्व बैंक गैर सरकारी संगठन का वर्णन। तो विश्व बैंक जो है गैर सरकारी संगठन का वर्णन कैसे करता है? निजी संगठन के रूप में करता है। ठीक, तो उसे निजी संगठन के रूप में वो करता है जो पीड़ितों को राहत देने, जो क्या करता है? पीड़ितों को राहत देने के लिए, गरीबों के हितों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, या बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, या
सामुदायिक विकास के लिए या सामुदायिक विकास के लिए जो भी गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। तो विश्व बैंक ने इस तरह से डिफाइन किया है गैर सरकारी संगठन को कि क्या है, एक निजी संगठन के रूप में करता है जो पीड़ितों को राहत देने, गरीबों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने या सामुदायिक विकास करने के लिए गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक। डिफरेंस बिटवीन एन एनजीओ एंड एनपीओ। एनजीओ और एनपीओ में क्या डिफरेंस है? ठीक, एनजीओ और एनपीओ में क्या डिफरेंस है? While an NGO refers to a group organized to operate autonomously of the government। तो एनजीओ क्या है? ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है, मतलब इसमें गवर्नमेंट पे ये डिपेंड नहीं होते। लेकिन एनपीओ क्या है? एन एनपीओ इज अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड फॉर अ पर्पस अदर देन जनरेटिंग अ प्रॉफिट। ठीक, तो एनपीओ किस लिए बनाया जाता है? ये प्रॉफिट जनरेट करने के लिए नहीं बनाया जाता। ठीक, लेकिन आप इसको जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ठीक, एन एनपीओ इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड फॉर अ पर्पस अदर देन जनरेटिंग अ प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट जनरेट करने के अलावा जो है जो पर्पज होते हैं उनके लिए एनपीओ बनाया जाता है। एनजीओ में हो सकता है कि प्रॉफिट भी गेन हो। ठीक, while an NGO refers to a group organized to operate autonomously of the government, an NPO is a group or organization created for a purpose other than generating a profit। ठीक, एक एनजीओ और एक एनपीओ में अंतर क्या होता है? जबकि एक एनजीओ सरकार के स्वायत्तता से संचालित करने के लिए संगठित एक समूह को संदर्भित करता है। ठीक, तो ये क्या है? सरकार के स्वायत्तता से ही संचालित होता है। ठीक, और एक एनपीओ क्या है? एक ऐसा समूह है, एक ऐसा संगठन है जो लाभ पैदा करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। ठीक, जो लाभ पैदा करने के अलावा किसी दूसरे उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। एन एनपीओ जनरली सीक्स टू रेज सब्सटेंशियल फंड। तो एनपीओ क्या करता है? कुछ सब्सटेंशियल फंड रेज करता है। ठीक, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। क्या करने के लिए? ताकि गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करें पब्लिक को। जैसे बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक, तो वो एनजीओ के जरिए नहीं बल्कि एनपीओ के जरिए चलाए जाते हैं। ठीक, तो ये सब्सटेंशियल फंड रेज करते हैं ताकि जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके पब्लिक को। बट नन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स मेंबर और डायरेक्टर। लेकिन जो भी इनकम आती है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है उसके मेंबर में। जबकि एनजीओ में जो है वो जो भी फंड आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब सारे लोगों का एक उसमें शेयर फिक्स होता है। ठीक, उनको प्रॉफिट मिलता है एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन एनपीओ में जो फंड रेज होता है वो सिर्फ पब्लिक गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है और इसका कोई भी फंड जो है वो किसी भी मेंबर को, उस एनपीओ के किसी भी मेंबर को नहीं बांटा जाता है, चाहे वो डायरेक्टर हो या मेंबर। ठीक, हाँ, अभी डिटेल में समझेंगे, पूरा हो जाएगा तब समझेंगे। तो एनपीओ क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड रेज करता है पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, और इसकी जो इनकम होती है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं की जाती है दूसरे लोगों तक। ठीक, जो भी उसके डायरेक्टर हैं या मेंबर हैं उन तक ये इसकी इनकम नहीं, मतलब एक तरह से उनको प्रॉफिट नहीं होता है। एक एनपीओ आमतौर पर जनता को सामान या सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन जुटाने का प्रयास करता है। तो ये क्या करता है? पर्याप्त धन जुटाने का प्रयास करता है। किस लिए? सामान और सेवाएं प्रदान करने के लिए। जो भी जनता है उनको सामान और सेवाएं प्रदान करने के लिए ये धन इकट्ठा करते हैं। ठीक, लेकिन इस संगठन की जो भी आय होती है वो किसी भी सदस्य में नहीं बांटी जाती है, चाहे वो सदस्य हो या निदेशक हो, किसी में भी इसकी जो इनकम है वो वितरित नहीं की जाती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं इसको, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे लिखा होता है कि ये क्या है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। It is important to know that many NGOs are also non-profit।
अब ऐसा नहीं है कि सारे एनजीओ जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत सारे एनजीओ भी ऐसे भी हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक। हाउएवर ओनली सम नॉन प्रॉफिट आर एनजीओ, ठीक। बहुत कम नॉन प्रॉफिट हैं जो एनजीओ हैं, मतलब ऐसे बहुत कम एनजीओ पाए जाते हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ नहीं पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक। ये जनता ये जानना महत्वपूर्ण है कि कई एनजीओ भी गैर लाभकारी होते हैं, ठीक, मतलब गैर लाभकारी संस्था होती हैं, लेकिन केवल कुछ गैर लाभकारी संस्थाएं ही गैर सरकारी संगठन होते हैं। तो कुछ ही गैर लाभकारी संस्थाएं जो है गैर सरकारी संगठन होते हैं, बाकी नहीं होते, ठीक। मतलब कुछ ही एनजीओ ऐसे हैं जो लाभ नहीं कमाते हैं, बाकी सब कमाते हैं। एनजीओज एबिलिटी टू ऑपरेट इंटरनेशनल, तो एनजीओ की ऐसी एबिलिटी भी होती है कि वो इंटरनेशनली जो है ऑपरेट कर पाए, जबकि एनपीओ जो है वो सिर्फ लोकल या नेशनल लेवल पे ही ऑपरेट करता है, ठीक। एनजीओ जो है इसकी एबिलिटी हो सकती है, बहुत सारी एनजीओ इंटरनेशनल एनजीओ पाई जाती हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो एनजीओ की एबिलिटी होती है कि वो इंटरनेशनली भी ऑपरेट कर पाए, लेकिन एनपीओ कभी भी इंटरनेशनली ऑपरेट नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर टर्की में जो अर्थक्वेक हुआ था, तो यहाँ से बहुत सारी एनजीओ के लोग गए थे, एनजीओ के मेंबर गए थे वहां पे काम करने, लेकिन एनपीओ जो है वो लोकल या नेशनल लेवल पे ही काम करता है, ठीक। एनजीओ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने की क्षमता रखते हैं, जबकि एनपीओ स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। तो एनजीओ क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम करने की क्षमता रखते हैं, मतलब एनजीओ जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर सकते हैं। तो ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन एनपीओ जो है वो स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर ही काम करते हैं। एनपीओ हमेशा स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर ही काम करेंगे, ठीक। रोल ऑफ एनजीओज इन सिविल सोसाइटी, अब सिविल सोसाइटी में रोल ऑफ एनजीओ क्या है, एनजीओ का रोल क्या है सिविल सोसाइटी में। एनजीओ डेवलप्स ऑपरेट्स कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप टू इम्प्रूव एंड मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एनजीओ क्या करता है, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप को ऑपरेट करता है ताकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया जा सके, ठीक, ताकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया जा सके। सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन वर्क, तो ये स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करता है, या जो इनोवेशन वर्क होते हैं उनको सपोर्ट करता है, ठीक। जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है, या जो इनोवेशनल वर्क होते हैं, जैसे साइंस में जो इनोवेशन होता है कभी भी जो है एनजीओ उनको सपोर्ट करता है, ठीक। या बहुत सारी चीजों में जो इनोवेशनल वर्क होते हैं उनमें ये लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक। तो ये वर्क है एनजीओ का सिविल सोसाइटी, ठीक। नागरिकता समाज में गैर सरकारी संगठन की क्या भूमिका होती है। नागरिकता समाज में गैर सरकारी संगठन की भूमिका क्या होती है। गैर सरकारी संगठन बुनियादी ढांचे में सुधार और रखरखाव के लिए समुदाय आधारित समूहों का विकास और संचालन करते हैं। तो गैर सरकारी संगठन क्या करते हैं, बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए, यानी कि सिविल सोसाइटी की जो बुनियादी ढांचे हैं उसमें सुधार करने के लिए, रखरखाव के लिए या उसके रखरखाव के लिए समुदाय आधारित समूहों का विकास करते हैं, ठीक। तो समुदाय आधारित समूहों का विकास और संचालन करते हैं, ठीक। ये स्टार्टअप और नवाचार को कार्य को का समर्थन करते हैं। ये जो स्टार्टअप है या नवाचार जैसे कार्य हैं उनका समर्थन करते हैं। जो भी स्टार्टअप हैं उनका या जो नवाचार वाले कार्य होते हैं उनको ये समर्थन देते हैं, ठीक। सर्व एज liaisons between the government and the general public in order to facilitate communication, ठीक। तो संचार सुविधा के लिए सरकार और आम जनता के बीच संपर्क के रूप में सेवा करते हैं। तो मतलब एक तरह से दोनों के बीच में एक मीडिएटर के बीच तरीके से काम करते हैं, क्योंकि एनजीओ जो है वो आम जनता की आवाज उठाता है, फिर जो है गवर्नमेंट उसका रिस्पॉन्स भी करता है। तो एक तरह से ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि कोई भी आम आदमी तो डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई एनजीओ जो है उनकी आवाज उठाता है, ठीक। तो एक तरह से ये गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। संचार की सुविधा के लिए सरकार और आम जनता के बीच संपर्क के रूप में काम करता है, ठीक।
तो आम जनता और सरकार के बीच में ये संपर्क को बनाए रखता है, ठीक, उस तौर पे काम करता है, संपर्क के तौर पे काम करता है। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल असिस्टेंस टू बेटर एड्रेस प्रोजेक्ट एंड कम्युनिटी काउंसिल। तो ये क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है या प्रैक्टिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, किस लिए, टू बेटर एड्रेस प्रोजेक्ट एंड कम्युनिटी काउंसिल, ताकि जो है प्रोजेक्ट और कम्युनिटी काउंसिल को बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सके, बेहतर तरीके से परियोजनाओं और सामुदायिक चिंताओं को दूर करने के लिए। तो जो भी सामुदायिक चिंताएं होती हैं या परियोजनाएं होती हैं, उनको दूर करने के लिए प्रशिक्षण और व्यवहारिक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक, प्रोजेक्ट को या कम्युनिटी काउंसिल, कम्युनिटी के लेवल पे जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं, प्रशिक्षण और व्यवहारिक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक, प्रशिक्षण और व्यवहारिक सहायता प्रदान करते हैं। Contribute to research and evaluation of undertaken project। जो भी प्रोडक्ट चल रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके इवेल्युएशन के लिए, मतलब अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट चलाया है, या मतलब जो भी एनजीओ ने ही अगर कोई प्रोजेक्ट चलाया है, तो उसके इवेल्युएशन के लिए या उनसे रिलेटेड रिसर्च के लिए ये कंट्रीब्यूट करते हैं। शुरू की गई परियोजनाओं के अनुसंधान और मूल्यांकन में ये योगदान करते हैं। तो जो भी परियोजनाएं शुरू की गई हैं, उनके अनुसंधान के लिए या उनके मूल्यांकन के लिए ये योगदान करते हैं। कौन, गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, जो एनजीओ होते हैं वो, ठीक। वर्क एज स्पोक पर्सन, ये एक स्पोक पर्सन के तौर पे काम करते हैं। इनके स्पोक पर्सन, पब्लिक के स्पोक पर्सन, ठीक, पब्लिक के स्पोक पर्सन के तौर पे ये काम करते हैं। एडवोकेटिंग फॉर मार्जिनलाइज्ड और अदरवाइज अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप। तो ये किसका सपोर्ट करते हैं, किसकी वकालत करते हैं, ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, यानी कि जो हाशिए पे लोग हैं, जो बहुत दबे कुछ लोग हैं, उनकी वकालत करता है ये, या जो अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप है, यानी कि जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, और प्रवक्ताओं के रूप में काम करते हैं। तो ये गैर सरकारी संगठन जो है वो प्रवक्ताओं के रूप में काम करते हैं। किसके प्रवक्ता, जनता के प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं, या हाशिए पर या अन्यथा अप्रतिबंधित समूहों की वकालत करते हैं। तो ऐसे समूह जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है सरकारी जगहों पे, उनका जो है ये प्रतिनिधित्व करते हैं, या जो हाशिए पे लोग हैं उनका सपोर्ट करते हैं, ठीक, उनकी वकालत करते हैं। एनजीओ ऑफन ऑपरेट इन अ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। तो एनजीओ जो है हमेशा एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में काम करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा होते हैं, ठीक। तो इसीलिए ये जो है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी कमियां होती हैं यही निकालते हैं, तो इसीलिए एनजीओ जो है हमेशा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में ही काम करते हैं। एज दे फेस इंक्रीजिंग अटैक फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि इनको बहुत सारे अटैक झेलना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारे अटैक्स, बहुत सारे हमले इनको झेलना पड़ता है। एंड कॉरपोरेशन, या कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत सारे हमले, बहुत सारे अटैक इनको झेलना पड़ता है। सीकिंग टू सप्रेस देयर क्रिटिसिज्म, क्योंकि वो अपने क्रिटिसिज्म को, अपने जो भी उनकी आलोचना करता है, उनको दबाने की, उनको कुचलने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए एनजीओ हमेशा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में ही काम करता है। एनजीओ अक्सर शत्रुतापूर्ण वातावरण में काम करते हैं, ठीक। शत्रुतापूर्ण वातावरण में काम क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सरकार की जो नीतियां होती हैं, जो भी परियोजनाएं होती हैं, वो अगर सही से नहीं चल रही हैं तो उसके खिलाफ कौन बोलता है, एनजीओ वगैरह ही बोलते हैं, ठीक। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये हमेशा शत्रुतापूर्ण इन्वायरमेंट में काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो सरकारें होती हैं वो अपनी आलोचना करने वालों को हमेशा दबाने की कोशिश करती हैं। चाहे सरकार हो या पूंजीपति हो, कोई भी हो, वो क्या करते हैं, सरकारों या निगमों के बढ़ते हमलों का सामना करते हैं। मतलब सरकार या निगम जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी उनकी आलोचना करता है उनके ऊपर वो हमला करते हैं, ठीक, या उनको दबाने कुचलने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो एनजीओ इस इन्वायरमेंट में काम करता है, शत्रुतापूर्ण इन्वायरमेंट में, वातावरण में काम करता है, ठीक। ड्यूटीज एनजीओ डू, मतलब एनजीओ क्या क्या ड्यूटी करते हैं।
ठीक, यही करके हम लोग खत्म करते हैं। कल हम लोग एनजीओ के टाइप करेंगे। ठीक, तो एनजीओ कौन कौन सी ड्यूटी करते हैं, एनजीओ के कर्तव्य क्या है? तो सबसे पहला क्या है? ट्रांसपेरेंसी। एनजीओ के अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, क्या हो रहा है, कितना फंड आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कहाँ पे लगाया जा रहा है, सारी चीज की ट्रांसपेरेंसी होती है। पारदर्शिता होती है, या जो है एनजीओ क्या करता है, जो भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है। ठीक, दिस ट्रांसपेरेंसी इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर इट गेट इट्स फंडिंग। ठीक, तो ये ट्रांसपेरेंसी किससे रिलेटेड है कि उसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है। ठीक, उसके प्रति इंफॉर्मेशन। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो उनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, हाउ इट ऑपरेट, और कैसे ये काम करते हैं इंटरनली, मतलब अंदर से ये कैसे काम करते हैं, एंड हु इट सपोर्ट, और किसको ये सपोर्ट करते हैं। ठीक, इन सारी चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी एनजीओ में होती है कि इनको फंड कहाँ से मिल रहा है, किसके लिए ये काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप एनजीओ की कभी भी पा सकते हैं। इवन जो इनकी साइट्स होती हैं, सोशल मीडिया साइट होती है, उस पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक, कि ये किस लिए काम कर रहे हैं और कैसे करते हैं, ठीक, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इस पारदर्शिता सबसे पहले एनजीओ का कर्तव्य क्या होता है? पहला होता है पारदर्शिता। पारदर्शिता में क्या है? इस पारदर्शिता में ये जानकारी शामिल है कि इसे फंडिंग कहाँ से मिलती है। ठीक, तो जो गैर सरकारी संगठन है उनको फंडिंग कहाँ से मिलती है, ये आंतरिक रूप से कैसे काम करते हैं, और अंदर आंतरिक रूप से ये कैसे काम करते हैं और किसका समर्थन करते हैं, मतलब किसके लिए काम करते हैं। ठीक, पुअर के लिए काम कर रहे हैं, मार्जिनलाइज के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, ये पूरी पारदर्शिता इनके पास होती है। इससे रिलेटेड जानकारी आप इनसे पा सकते हैं। इवन जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनमें भी इनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं, आप उनमें जाएंगे, बायो में सारी चीज़ें ये लिखे होते हैं कि फंडिंग कहाँ से मिल रही है, किसके लिए काम करेंगे, कैसे करेंगे, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो एनजीओ हमेशा पारदर्शिता को मेंटेन करके रखता है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक, नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। एन एनजीओ एंड द इंडिविजुअल्स working within the organization have responsibility to account for its various activities। तो एनजीओ के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है, मतलब कि जहाँ जिसके लिए ये काम कर रहे हैं या जो इनको फंडिंग कर रहा है उनके प्रति इनको जवाब देना होता है। ठीक, जिसने भी फंडिंग किया होगा वो पूछेगा ना कि भाई कहाँ पे खर्च कर रहे हो, या किसके लिए काम किया, या आपने कितना काम किया, सारी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी इनके पास होती है। एन एनजीओ एंड द इंडिविजुअल्स वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ या जो इंडिविजुअल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू अकाउंट फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटीज, ताकि वो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके प्रति वो अकाउंटेबल हो। ठीक, फाइनेंस हो, ठीक, फाइनेंसेस हैं, पॉलिसीज हैं, यानी कि जो भी फंडिंग आ रही है उसके प्रति ये अकाउंटेबल हों, जो भी पॉलिसीज हैं उसके प्रति ये अकाउंटेबल हों, एंड अदर अंडरटेकिंग, या जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड ये अकाउंटेबल होते हैं। ठीक, एक एनजीओ और संगठन के भीतर काम करने वाले व्यक्ति, तो चाहे एनजीओ हो या उस संगठन के भीतर जो काम करने वाला व्यक्ति है वो भी जवाबदेह होता है। ठीक, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी विभिन्न गतिविधियां, जैसे कि वित्त से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं, नीतियों से संबंधित जो गतिविधियां हैं, या दूसरे जो उपक्रम हैं उससे रिलेटेड जो गतिविधियां हैं, उससे उसके प्रति ये जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक, उसके प्रति ये जवाबदेह हो, उसके प्रति जिम्मेदार हो। ठीक, इसी को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनजीओ हम लोग कल करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ एनजीओ देखते हैं, अगर हो पाएगा आज तो कर ही लेंगे आज ही। बताइए, करने के लिए तैयार हैं आप लोग? हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं। तो टाइप्स हम लोग कल कर लेंगे, फंडिंग हम लोग कर लेते हैं। ठीक, फंडिंग का ज़्यादा लंबा हिसाब किताब नहीं है, फंडिंग कर लेते हैं, टाइप्स हम लोग कर लेंगे। फंडिंग छोटा है, 2-3 स्लाइड है, खत्म हो जाएगा। नहीं, फंडिंग में 2-3 स्लाइड है वो कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं।
फंडिंग ऑफ एनजीओ, गैर सरकारी संगठन में का वित्त पोषण क्या है? एनजीओज आर फंडेड बाय वैरायटी ऑफ सोर्सेज। एनजीओ को बहुत तरीके से जो है फंड मिलता है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, जैसे कि कोई इंडिविजुअल डोनर है, वो मतलब अलग अलग इंडिविजुअल डोनर होते हैं, वो फंड करते हैं एनजीओ को। प्राइवेट चैरिटीज वगैरह होती हैं, वो फंड करती हैं एनजीओ को। फाउंडेशन वगैरह जो है ये फंड करते हैं एनजीओ को। कॉर्पोरेशन जो है वो फंड करते हैं एनजीओ को, या गवर्नमेंट भी फंड करती है एनजीओ। ठीक, तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी फंड करती है एनजीओ को, बहुत सारे एनजीओ को गवर्नमेंट भी फंड करती है। ठीक, एनजीओ को विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित किया जाता है, जैसे कि व्यक्तिगत दाताओं के जरिए, निजी दान के जरिए, न्यू निगमों और सरकारें शामिल है, मतलब सरकारों के जरिए भी, निगमों के जरिए भी इनको फंडिंग मिलती है, इनको वित्तीय सपोर्ट मिलता है। ठीक, फ्रॉम गवर्नमेंट द एड कैन कम इन द फॉर्म ऑफ बायलैटरल और मल्टीलेटरल एड। ठीक, तो गवर्नमेंट के जरिए जो फंड मिलता है इनको या तो बायलैटरल या मल्टीलेटरल एड के जरिए मिल सकता है। ठीक, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर एनजीओ। ठीक, तो ये क्या है, बायलैटरल और मल्टीलेटरल एड जो है ये सबसे बिगेस्ट सोर्स है फंडिंग का एनजीओ के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड मिलता है वो सबसे बड़ा फंड होता है एनजीओ के लिए। सरकारों से सहायता द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायता के रूप में आ सकती है, जो एनजीओ के लिए धन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक। ठीक, तो एनजीओ के लिए धन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक क्या है, जो सरकारी सहायता उनको मिलती है, और सरकारी सहायता उनको द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायता के तौर पे मिलती है। एग्जाम्पल क्या है इनका, इंक्लूड एड फ्रॉम ग्रुप लाइक द यूनाइटेड नेशन। तो ग्रुप्स के जरिए, जैसे यूनाइटेड नेशंस, अलग अलग कंट्रीज जो है शामिल होकर एक साथ जो है फंड करती है। ठीक, जैसे यूनिसेफ को फंड किया जाता है। ठीक, इंक्लूडिंग एड फ्रॉम ग्रुप लाइक द यूनाइटेड नेशन और द वर्ल्ड बैंक, ये सब फंड करते हैं इनको। उदाहरण उदाहरणों में संयुक्त राष्ट्र या विश्व बैंक द्वारा समूहों से सहायता शामिल है। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र के जरिए या विश्व बैंक के जरिए जो है सहायता मिलती है, इसमें अलग अलग नेशन जुड़े होते हैं। एड फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर, इंडिविजुअल डोनर के जरिए इनको सहायता मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। प्राइवेट चैरिटीज के जरिए मिलता है। फाउंडेशन कॉर्पोरेशन आर आल्सो सर्व एज मेजर फंडिंग सोर्स ऑफ एनजीओ एंड कैन बी यूजफुल पार्टनर फॉर स्मॉलर और लोकलाइज्ड एनजीओ। तो ये यूजफुल पार्टनर हो सकते हैं प्राइवेट चैरिटीज, इंडिविजुअल डोनर, लोकलाइज एनजीओ के लिए। ठीक, व्यक्तिगत दाताओं, निजी धर्मार्थ संस्थाएं, फाउंडेशन, निगमों से सहायता भी एनजीओ के लिए एक प्रमुख वित्त पोषण स्रोत के रूप में काम करती है, और छोटे या स्थानीय एनजीओ के लिए उपयोगी भागीदारी हो सकती है। तो जो व्यक्तिगत दाता होते हैं या जो निजी धर्मार्थ संस्थाएं होती हैं, फाउंडेशन होते हैं, निगम होते हैं, ये सब जो है जो छोटे मोटे एनजीओ होती हैं, जो लोकल स्थानीय एनजीओ होती हैं, उनके लिए फंडिंग का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ एनजीओ कल हम लोग कर लेंगे। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि यूनिट 5 खत्म हो जाए। अगर 2 आवर में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक क्लास और लेना होगा। परसों तक ये यूनिट ओवर हो जाएगी। ठीक, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है या लीव करें क्लास पे? ठीक है, फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पीएचडी के लिए क्या बताना है बताइए। जो भी बताना है बताइए, फास्ट थोड़ा।
देखिए हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होता है, तो आप कहाँ पे करना चाह रहे हैं, किससे करना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है, क्योंकि सिलेबस हर यूनिवर्सिटी अपना प्रोवाइड करती है। तो बगैर सिलेबस देखे हम ये नहीं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मोस्टली जो सिलेबस होते हैं वो आपका जो एनटीए नेट का सिलेबस है वही होता है। ठीक, क्योंकि एनटीए नेट का जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड सिलेबस है। ये सारी चीज़ों को कवर करता है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसको कवर करता है। तो जो भी सिलेबस होगा वो इससे कम ही होगा, इसी में से होता है। ठीक, तो अगर आप एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीएचडी की मतलब तैयारी साथ में हो ही रही है। पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी आपकी साथ में हो ही रही है, क्योंकि मोस्टली जो सिलेबस होते हैं वो यही टॉप सब टॉपिक होते हैं और कहीं से बाहर से टॉपिक नहीं आती। अब जहाँ से भी आप करना चाह रहे हैं उस कॉलेज के वेबसाइट को विजिट करिए। उस वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे वहाँ पे आप सर्च करिए पीएचडी सिलेबस, सब्जेक्ट डालिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सिलेबस वो प्रोवाइड करते होंगे वो सिलेबस आपको मिल जाएगा। अगर उस सिलेबस में आप उस सिलेबस को एनटीए नेट के सिलेबस से मैच करिए। अगर आपको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं तो ठीक है, नहीं मिल रही हैं तो आप मुझको टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर उसमें से कोई टॉपिक नहीं मिल रही है तो हम लोग क्लास में भी उस टॉपिक को कर सकते हैं, वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप ये काम कर सकते हैं, अगर आप ये कर लें, सीरियसली अगर करना चाहते हैं तो आप उस वेबसाइट पे जिस यूनिवर्सिटी से आप करना चाह रहे हैं उस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करिए, फिर एनटीए नेट के सिलेबस से मैच करिए। मोस्टली मुझे तो यकीन है कि सारा का सारा सिलेबस जो है मैच कर जाएगा। लेकिन अगर कुछ टॉपिक्स ऐसी हैं जो एनटीए नेट में नहीं है और आप वो पढ़ना चाह रहे हैं तो हम लोग क्लास में भी कर सकते हैं, उसको 10-15 मिनट लगेंगे, कर सकते हैं। ठीक, इतना सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग कि अगर आप करना चाह रहे हैं सीरियसली तो हम लोग उस टॉपिक पे भी क्लास ले सकते हैं जो एनटीए नेट से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच।